तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ली को उसका क्लासमेट परेशान करते हुए उससे अपने हिस्से का काम भी करवा रहा था, जो देखकर उसका एक और क्लासमेट उससे कहता है, जब ली तुम्हारी जगह पे काम कर रहा है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे थोड़े अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए? जिसपे वो लड़का कहता है, इस जैसे गरीब लड़के को भला मैं रिस्पेक्ट क्यों करूंगा? और ये कहकर वो लड़का ली से कहता है, जब तुम कचरा फेंकने के लिए बाहर जाओगे तो मेरे लिए खाने में चिकन लेते आना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जिसपे ली उससे कहता है, पर शाम को तो किसी भी डिसेबल का अकेडमी से बाहर जाना मना है। ली की ये बात सुनकर वो लड़का ली को डराते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं बॉडी रियलम के 4th स्टेज पे हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ। उस लड़के की ये धमकी सुनकर ली को मजबूरन उस लड़के के लिए खाना लाने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। और जब ली मार्केट से सामान लेकर वापस जा रहा था तो तभी वहाँ पे ली की नजर अपनी बचपन की फ्रेंड पे पड़ती है। लेकिन जैसे ही ली उससे बुलाता है तो वो ली को डांटते हुए कहती है, तुम्हारी जैसे एक 2 कौड़ी के लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? मैं आज तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ कि आज के बाद कभी भी अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। उस लड़की की ये बात सुनकर तो ली बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, लेकिन ली उसे दोबारा कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से एक लड़का उसे किक मार के गिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती? जब मोरोंग ने तुम्हें उसके साथ बात करने से मना किया है तो फिर तुम एक कुत्ते की तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? और क्योंकि ये लड़का सिटी की जानी मानी और अमीर फैमिली से था, इसलिए मोरोंग भी उसके साथ चिपक गई थी, क्योंकि वो लड़का ली से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच था। और भला कौन लड़की ली के जैसे गरीब के साथ दोस्ती करना चाहेगी? वहीं मोरोंग भी नाटक करते हुए उस लड़के ओयोंग के साथ चिपकते हुए कहती है, ओयोंग अगर तुम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं ये गरीब लड़का मेरे साथ क्या करता। मोरोंग की ये बात सुनकर ओयोंग दोबारा ली की बेइज्जती करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी आसपास के लोग भी ली का मजाक उड़ाने लगे थे, जो सुनकर तो ली और भी ज्यादा सैड हो गया था। और वो अपने मन में कहता है कि आज का दिन वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरा है और आज वाकई ली पूरी तरह से टूट गया था। आज उसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था, लेकिन ली ये बात कहाँ जानता था कि आज उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज उसकी किस्मत पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही ओयोंग मोरोंग की बातों में आकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी वक्त किसी ने बीच में आते हुए ओयोंग की स्वॉर्ड को अपनी 2 फिंगर्स से रोककर उसकी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और ये काम एक लड़की का था जो कि असल में ली के पिता की एक गार्ड थी और उसे ली के पिता ने यहाँ पे भेजा था ली की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही वो लड़की जिसका नाम लिन ही था वो ली के सामने झुकते हुए उसे ये सारी बात बताती है तो ली के साथ साथ पूरी मार्केट के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और वहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस जैसे गरीब लड़के के पास इतनी ज्यादा पावरफुल गार्ड कहाँ से आई, और वो भी इतनी ज्यादा खूबसूरत, जिसके सामने हमारी सिटी की लड़कियां कुछ भी नहीं है। और लोगों की तो छोड़ो, खुद ली भी यही सोच रहा था कि आखिर अचानक से मेरी किस्मत को मुझ पे इतना ज्यादा रहम कैसे आ गया। और तभी वो लड़की ली को एक जेड टोकन देते हुए कहती है कि ये जेड टोकन आपके बायोलॉजिकल पिता ने आपके लिए भेजा है। लेकिन ली तो खुद को एक अनाथ समझता था, उसे ये बात नहीं पता थी कि उसका कोई पिता भी है। और जैसे ली उस जेड टोकन को अपने हाथ में लेता है तो वहाँ पे ली के पिता स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए ली से कहते हैं, ली मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने इतने सालों तक तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि तुम मुझसे दूर रहकर पावरफुल बन सको, लेकिन तुम तो उल्टा और भी ज्यादा कमजोर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स भेज रहा हूँ, जिसका यूज करके तुम्हें कम से कम समय में बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। वहीं ली तो 10 मिलियन पर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो ये भी भूल गया था कि आज उसे उसके पिता भी वापस मिले हैं। वहीं ओयोंग जैसे ही दोबारा ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिन ही ओयोंग को एक डेथ लुक देती है, जिसे देखकर तो ओयोंग की हवा ही टाइट हो गई थी, जो देखकर मोरोंग ली को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन लिन ही ने अपनी पावर का यूज करते हुए मोरोंग को अपने पास बुलाकर उसका गला दबाते हुए उसे मारने ही वाली थी, लेकिन ली दिल पे पत्थर रखते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं लिन ही की पावर्स को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये एक मोटर कल्टीवेटर है? ये तो ऊपर हवा में भी उड़ सकती है, इवन ऐसा तो हमारी सिटी के मास्टर भी नहीं कर सकते। और अपने मास्टर यानी ली की बात सुनकर लिन ही ने भी मोरोंग को छोड़ दिया था, लेकिन वो ओयोंग को नहीं छोड़ती और उसने ओयोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद लिन ही मार्केट के लोगों की तरफ देखती है और ये देखते ही वो सभी लोग ली के सामने झुकते हुए उससे माफी की भीख मांगने लगे थे, जो देखकर ली ने भी बड़े दिल के साथ उन सभी को माफ कर दिया था। और इस तरह सिर्फ एक ही पल में ली की किस्मत पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो एक गरीब से अब इस सिटी का सबसे अमीर पर्सन बन गया था। अगले सीन में ली लिन ये से पूछता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो? जिस पे लिन ये उसे बताती है कि अगर इस सिटी के 3 सबसे पावरफुल लोग भी मिलकर मुझसे फाइट करें तो मैं उन तीनों को भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि लिन ही जहाँ से आई है वहाँ का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके बाद ली उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछते हुए कहता है कि वो लोग कहाँ रहते हैं और क्या इतने सालों तक उन्हें मेरी याद नहीं आई? जिस पे लिन ही उससे कहती है कि मास्टर अभी आपका ये सब जानने का टाइम नहीं आया, और के साथ साथ आपको सब कुछ खुद ही पता चलता जाएगा। अभी आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके बाद ही आप अपने बारे में कुछ जान पाएंगे। और ये कहकर लिन ही ली को एक आइस क्रिस्टल देते हुए कहती है कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े तो इस आइस क्रिस्टल की मदद से आप मुझे अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। और ये कहकर लिन ही वहाँ से चली
गई थी। उसके बाद ली अपने टोकन में मौजूद मनी को चेक करने के लिए पवेलियन हाउस में जाता है, जहाँ की एक सर्वेंट ली की उंगलियों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, जो देखकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर लिया था और तभी वहाँ पे पवेलियन हाउस की मैनेजर आते हुए उस सर्वेंट लड़की को डांटते हुए कहती है कि अपने कस्टमर से बात करने का ये कौन सा तरीका है, और ये कहकर वो खुद ली की टोकन को चेक करती है। और जैसे ही वो उस टोकन के अंदर मौजूद बैलेंस को देखती है तो खुद पवेलियन मैनेजर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा कीमत एक साथ आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और अब तो पवेलियन हाउस के मैनेजर भी ली के सामने झुककर उससे बात करने लगी थी। देखा दोस्तों, ये है पैसे की पावर। खैर उसके बाद ली पवेलियन हाउस के मैनेजर से कहता है, क्या आप मुझे 100 बॉडी रिफाइनिंग की पिल्स दे सकती हैं? अगले सीन में हम ली को पवेलियन हाउस के एक रूम में देखते हैं, जो उन सभी पिल्स को रिफाइन करते हुए कल्टीवेट कर रहा था, जहाँ इतनी ज्यादा पिल्स को एक साथ खाने की वजह से ली को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन ली ने हार न मानते हुए एक ही रात में उन सभी पिल्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और अगले दिन ली पवेलियन हाउस से वापस जाते हुए वहाँ की मैनेजर से कहता है कि आप मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी ना बताइएगा। और ये कहकर ली वहाँ से चला गया था। लेकिन उस पवेलियन मैनेजर को ली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था, इसलिए वो अपने एक आदमी को ली की ट्रू आइडेंटिटी पता करने के लिए कहती है। उसके बाद ली जैसे ही अपनी अकेडमी में वापस जाता है तो वो लड़का जिसका नाम वी था, उसने बिना कुछ सोचे समझे ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली तो अब बॉडी रिफाइनिंग रियलम के 7th लेवल पे पहुंच गया था, इसलिए उसने अपने सिर्फ और ऑपरेशन से ही वी को पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अपनी ऐसी हालत देखकर तो वी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और अपने सीनियर को सबक सिखाने के बाद ली अपनी अकेडमी का टोकन लेकर अकेडमी से चला गया था। उसके बाद ली जेंग ऑफिस में जाता है ताकि वो वहाँ से अपने लिए कोई रहने के लिए नया घर खरीद सके। लेकिन ली की हालत देखकर जेंग ऑफिस के लोग भी ली का मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन जैसे ही ली उन सबको अपना हेमली टोकन दिखाता है तो उसे देखकर वहाँ पे खड़े किसी भी पर्सन को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और ली के पास उस हेमली टोकन को देखकर तो जेंग ऑफिस की एक लड़की उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन ली ने अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करते हुए उसे खुद से दूर कर दिया था, जो देखकर जेंग ऑफिस के मास्टर का बेटा ली के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सर्वेंट को मारने की? लेकिन ली ने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जो देखकर वो लड़का जिसका नाम लिन ली था वो ली को मारने के लिए अपने दोनों गार्ड्स को बुलाता है। लेकिन ली लैन ले को दबोचते हुए उन गार्ड्स को खुद से दूर रहने के लिए कहता है, जो देखकर लैन ले चिल्लाते हुए वहाँ पे अपने पिता को बुलाने लगता है। और तभी वहाँ पे उसका पिता लिन चाओ भी आ गया था, जो देखकर अब सभी को यही लग रहा था कि अब तो ये लड़का गया काम से। लेकिन लिन चाओ वहाँ पे सभी को हैरान करते हुए ली के सामने झुकते हुए ली से कहता है, मास्टर प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दें, उससे गलती हो गई, अगर आप चाहें तो आप मेरे बेटे को पनिश कर सकते हैं। अब ये देखकर तो वहाँ पे खड़े लोगों को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि लिन चाओ के बारे में मशहूर था कि जो भी उसके बेटे के साथ पंगा लेता है वो उसे मार देता है। इसी तरह एक बार उसने अपने बेटे के साथ पंगा लेने वाले डिसेबल को बुरी तरह से मार दिया था। इसलिए ये बात वहाँ पे खड़े लोगों में से किसी को भी हजम नहीं हो रही थी कि आखिर लिन चाओ ली के सामने ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हालांकि ली ने तो उसके बेटे को बहुत ही बुरी तरह से मारा है, उसके बावजूद भी लिन चाओ उल्टा उसी से माफी मांग रहा है। खैर लिन चाओ को इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर ली ने भी उसके बेटे को छोड़ दिया था। लेकिन उसका बेटा अपने पिता पे गुस्सा करते हुए कहता है कि फादर आप इस जैसे एक 2 कौड़ी के लड़के को अपना मास्टर क्यों बोल रहे हैं? अब ये सुनकर तो लिन चाओ खुद ही अपने बेटे को बुरी तरह से पीटने लगता है और वो अपने बेटे को पीटते हुए उससे कहता है, चलो अब जाकर मास्टर ली के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगो, जिसकी वजह से मजबूरन लिन ले को भी ली से माफी मांगनी पड़ती है। और उसके बाद मास्टर लिन चाओ ली को अपने जेंग ऑफिस का बेस्ट रूम देता है और उसी के साथ वो ली की खिदमत के लिए अपनी 2 सर्वेंट्स की ये ड्यूटी भी लगाता है कि वो 24 आवर्स मास्टर ली की सेवा करेंगी। ये सुनकर ली खुशी खुशी वहाँ से अपने रूम की तरफ निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लिन चाओ अपने रूम की तरफ जाता है तो लिन ही वहाँ आते हुए उससे कहती है, अगर तुम पहले ही इस मैटर को संभाल लेते तो बात इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। और लिन ये को वहाँ देखकर लिन चाओ डर के मारे वहाँ पे कांपने लगा था और वो डरते हुए एक बार फिर से लिन ये से माफी मांगता है, जो सुनकर लिन ये भी चुपचाप उड़ते हुए वहाँ से चली गई थी, जो देखकर लिन चाओ भी चैन की सांस लेता है। और उसके बाद वो अपने बेटे से मिलने के लिए जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो उसका बेटा लिन चाओ के ऊपर सवालों की बारिश कर देता है, जिसपे लिन चाओ उसे चुप कराते हुए उसे शांति से सारी बात बताता है कि उस लड़के ली के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन मौजूद है और अगर आज मैं तुम्हें उसके सामने नहीं मारता तो तुम्हारे साथ साथ वो पर्सन मुझे और हमारे पूरे जेंग ऑफिस को ही खत्म कर देता। ये सुनकर तो लिन ले भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उसका पिता उसे नसीहत देते हुए कहता है कि अगली बार जब भी तुम्हारा सामना ली के साथ हो तो तुम उससे दूर ही रहना, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। अगले सीन में ली अपनी एकेडमी की फीस देने के लिए मैनेजमेंट ऑफिस के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे एक टकला सीधा आगे आते हुए ली की जगह पे खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से ली को उस टकले के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो टकला बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा था, वो ली को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ली ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में ढेर कर दिया था, जो देखकर वो टकला डर के मारे ली से माफी मांगने लगा था। और ये सब देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी ली से बहुत ज्यादा डर गए थे, जिसके बाद ली सीधा उस ऑफिस के अंदर घुस गया था और ली को वहाँ देखकर मैनेजर जाओ बुरा सा मुंह बनाता है, क्योंकि ली यहाँ पे हर बार अपनी फीस माफ करवाने के लिए आता था। लेकिन इस बार ली मैनेजर जाओ से कहता है कि मैं अपनी एकेडमी की इस साल के साथ साथ बाकी सभी सालों की भी फीस देना चाहता हूँ। अब ये सुनकर मैनेजर जाओ को भी एक झटका लगता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली एकेडमी का सबसे गरीब बच्चा था। लेकिन मैनेजर जाओ ने भी आज अपने मन ही मन में डिसाइड कर लिया था कि अगर आज इस लड़के ने फीस नहीं दी
तो वो इसे अपनी एकेडमी से निकाल देंगे। लेकिन तभी ली एक चुटकी बजाता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफी सारे स्पेशल स्टोन्स आ गए थे। इवन मैनेजर जाओ भी उन स्पेशल स्टोन्स के नीचे दब गया था, जो देखकर ली मैनेजर जाओ का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से भाग गया था। वहीं मैनेजर जाओ भी गुस्से से आग बबूला हो गया था। अगले सीन में ली की आंख एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुलती है, जहाँ उसके पिता ली के सामने शर्त रखते हुए कहते हैं कि अगर तुम वाकई मेरा सक्सेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें 3 मंथ के अंदर अंदर ये सारी मनी अपने ऊपर खर्च करके टियानफेंग एकेडमी का टॉप डिसाइबल बनना होगा। और ली के पिता के ऐसा कहते ही ली की ड्रेस भी पूरी तरह से चेंज हो गई थी और इसी के साथ ली दोबारा होश में आ गया था। और ली की ये ड्रेस एक यंग मास्टर की तरह थी, जो देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसे पहले तो ये सब एक सपने की तरह लग रहा था, लेकिन अपनी ड्रेस देखकर उसे यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि ये सब हकीकत थी। उसके बाद ली जैसे ही अपनी एकेडमी में जाता है तो वहाँ के सभी डिसेबल्स ली की ड्रेस देखकर उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का वही टीचर ली है जो पहले फटे पुराने कपड़े पहनता था। वहीं ली को वहाँ पे लगे एक बोर्ड से पता चलता है कि उसे टीचर जाओ की क्लास में असाइन किया गया है। और टीचर जाओ का नाम सुनकर वहाँ पास में ही खड़ी एक लड़की ली को डराते हुए कहती है अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि टीचर जाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे टास्क देती हैं कि उनके डिसेबल्स या तो एकेडमी छोड़ के भाग जाते हैं या फिर वो अपनी टीचर ही चेंज कर लेते हैं। लेकिन ली उस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास में चला गया था, जहाँ टीचर जाओ ली को लेट आने की वजह से काफी घूर कर देख रही थी। पर क्योंकि ली नया स्टूडेंट था इसलिए टीचर जाओ ने उसे थोड़ा सा डांटने के बाद छोड़ दिया था। उसके बाद टीचर जाओ सारी क्लास को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी मेरे टास्क या रूल को लगातार 3 बार तोड़ा तो मैं उसे दोबारा इंटरमीडिएट रिफाइनिंग क्लास में वापस भेज दूंगी। और टीचर जाओ की यह बात सुनकर सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि वो सभी बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे थे। और उसके बाद टीचर जाओ अपनी क्लास की मॉनिटर और वाइस मॉनिटर के लिए 2 पर्ची सिलेक्ट करती है, जिसमें पहली पर्ची में एक लड़की का नाम था और वो लड़की जिसका नाम रीना था उसे टीचर जाओ वाइस मॉनिटर बना देती है। और दूसरी पर्ची में ली का नाम निकलता है जिसे टीचर जाओ ने मॉनिटर बना दिया था। उसके बाद टीचर जाओ अपने सभी डिसेबल्स को पहला टास्क देती है, जिसमें उन सभी को एक बीस्ट को हंट करना था। और ये कहकर टीचर जाओ उस बीस्ट की ड्राइंग को बोर्ड के ऊपर बनाती है। और जैसे ही उन सभी डिसेबल्स की नजर बोर्ड पे पड़ती है तो वो सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उस बीस्ट को तो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स भी नहीं हरा पाते थे और ये डिसेबल्स तो अभी जस्ट बॉडी रिफाइनिंग रियलम में थे, तो इनके लिए तो ये टास्क पूरा कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए वो सभी डिसेबल्स अपनी पहली क्लास में ही एकेडमी छोड़ने की बात करने लगे थे। वहीं अपना हीरो उस बीस्ट की ड्राइंग को देखते हुए कहता है इस बीस्ट को हंट करने में तो वाकई बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टीचर जाओ नए आए हुए सभी डिसेबल्स को एक टास्क देती है जिसमें उन सभी को एक मोस्टर को हंट करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम ली को मार्केट में घूमते हुए देखते हैं। और ली मार्केट में घूमते हुए अभी भी टीचर जाओ की कही हुई बातों को याद कर रहा था, जहाँ टीचर जाओ ने उन्हें बताया था कि टियानफेंग एकेडमी के पीछे वाले माउंटेन्स में मौजूद उस खतरनाक मोस्टर को उन्हें किसी भी हालत में खत्म करना था। और ये सारी बातें याद करते हुए ली खुद से ही कहता है मुझे लगता है गॉड मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अचानक ही मैं एक अमीर पर्सन बन गया और अब मुझे उस मोस्टर को हंट करने का मौका मिला है। मुझे लगता है गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं 3 मंथ के अंदर अंदर टियानफेंग एकेडमी का नंबर 1 जीनियस बन जाऊं। पर अब मुझे खुद से और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि मैं और ज्यादा इन एनर्जीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। अगर मैं लगातार इन एनर्जीज को कंज्यूम करता रहा तो ये मेरी बॉडी की इनर पावर को ही डैमेज करना शुरू कर देंगे। और ली अभी ये सब सोचते हुए मार्केट में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे वी हाउ पीछे से ली को आवाज देता है। और वी हाउ ली से अपना बदला लेने के लिए बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल के अपने को साथियों को भी साथ ले आया था। और ली वी हाउ को वहाँ देखकर उसे कहता है वी हाउ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये लोग कौन है। जिसपे उनमें से एक लड़का आगे आते हुए कहता है हम सभी 2nd एडवांस क्लास के डिसाइबल्स हैं और हम सभी तुम्हारी तरह पिल्स खाकर बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल पे नहीं पहुंचे, बल्कि हम सभी लोग रियल में बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल पे हैं। और ये कहकर वो लड़का ली पे गुस्सा करते हुए उससे कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी हाउ को बुली करने की। आज हम लोग तुम्हें बताते हैं कि रियल में बुली करना किसे कहते हैं। और ये कहकर वो सभी लड़के ली को सबक सिखाने के लिए ली की तरफ बढ़ने लगे थे, जो देखकर वी हाउ स्माइल करते हुए ली से कहता है अब मैं देखता हूँ तुम एक साथ 4 बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ कैसे फाइट करते हो। और तभी उनमें से एक लड़का अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी तेजी से ली की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ली ने भी अपने पिता से मिली हुई हेमली फायर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे ही वो लड़का आगे आकर ली को एक पंच मारने की कोशिश करता है तो ली ने उसके पंच को रोकते हुए उसे एक किक मार दी थी, जिसकी वजह से वो लड़का उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। ये देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी अपनी अपनी सोड को बाहर निकाल कर काफी गुस्से से ली
के ऊपर अटैक्स करने लगे थे, लेकिन ली ने काफी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को डॉज करते हुए उन्हें भी बुरी तरह से मार के हरा दिया था। जो देखकर तो वी हाउ के होश ही उड़ गए थे और वो हैरान होते हुए ली से कहता है, तुमने जस्ट अभी अभी तो बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में ब्रेक थ्रू किया था, तो फिर तुमने अपनी तरह सेम लेवल वाले कल्टीवेटर्स को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और ये कहकर वी हाउ डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगा था, जिसपे ली भी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, क्योंकि मैं जीनियस हूँ इसलिए मेरी बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल और इनके बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये कहकर ली खुश होते हुए अपने मन में कहता है, फादर की दी हुई हेवनली बॉडी तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसे ही ली वी हाउ के पास पहुंचता है तो वी हाउ ली के सामने झुककर उससे माफी मांगते हुए कहता है, मास्टर ली प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा करने की कभी हिम्मत नहीं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारा क्लासमेट हुआ करता था ना, बस एक बार और मेरी जान बख्श दो, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। जिसपे ली उससे कहता है, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे सामने खड़ा अब ये जीनियस पर्सन वो पहले वाला कमजोर पर्सन नहीं रहा जिसे तुम हमेशा तंग किया करते थे, और अब आखिरी बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं ऐसा ना कर पाऊँ। ली की ये बात सुनकर वी हाउ अपने साथियों के साथ वहाँ से एक ही झटके में भाग गया था और उनको इस तरह से भागते हुए देखकर ली खुद से ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि अब ये लोग दोबारा कभी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगे भी, लेकिन मुझे फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही खुद को रेडी करना होगा, तो इसलिए अब मुझे अपनी प्रैक्टिस की स्पीड को और ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही, अब मेरी जिंदगी की कुछ गोल्स हैं जिन्हें मुझे हर हाल में पूरा करना ही होगा, उसके बाद ही मैं अपनी ये अमेजिंग जर्नी कंटिन्यू कर पाऊंगा। और ये कहते हुए ली पवेलियन हाउस की तरफ निकल गया था ताकि वो वहाँ से उस मोस्टर को हंट करने के लिए कुछ टाइल्स खरीद सके। उसके बाद हमें पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर रोंग अपने एक सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और तभी वहाँ पे ली के आने की अनाउंसमेंट की जाती है। और ली को वहाँ देखकर मैनेजर रोंग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगी थी, जो देखकर ली भी थोड़ा शौक होते हुए कहता है, मैनेजर रोंग क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। जिसपे मैनेजर रोंग ली के साथ चिपकते हुए उससे कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस यहाँ पे दोबारा आपके आने का वेट कर रही थी। ये देखकर ली मैनेजर रोंग का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए उससे कहता है, अपनी ये हरकतें बंद करो, आज मैं यहाँ पे 2 चीजें खरीदने के लिए आया हूँ, फर्स्ट ज्ञानकुंड बैग और सेकंड हाई ग्रेड के तलिस्मैन्स, और मुझे ये दोनों चीजें हर हाल में चाहिए और तुम जितनी चाहो मैं इनकी कीमत देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ। लेकिन ये बात सुनकर मैनेजर रोंग को सोचते हुए कहती है, आपने कहा आपको एक ज्ञानकुंड बैग और कुछ हाई ग्रेड के तलिस्मैन्स चाहिए। ज्ञानकुंड बैग का नाम सुनकर वहाँ आसपास के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और उनमें से एक पर्सन हैरान होते हुए कहता है, क्या इसने अभी अभी ज्ञानकुंड बैग का नाम लिया। जिसपे एक दूसरा पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ज्ञानकुंड बैग तो एक बहुत ही रेयर ट्रायर है जिसकी कीमत तो एक प्राइम लोकेशन में मौजूद विला से भी कहीं ज्यादा है। वही मैनेजर रोंग को इस तरह से सोचते हुए देखकर ली उससे कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारे इतने बड़े पवेलियन हाउस के पास ये 2 नॉर्मल सी चीजें भी नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं इन दोनों चीजों को खरीदने के लिए किसी और पवेलियन हाउस में चला जाता हूँ। और ये कहकर ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैनेजर रोंग उसे रोकते हुए कहती है, मास्टर ली आप फिक्र न करें, हमारे पास ये दोनों चीजें मौजूद है। जिसपे ली उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है, तो फिर जल्दी से उन दोनों चीजों को मंगवाओ यहाँ पे। लेकिन ये बात सुनकर मैनेजर रोंग ली को वहाँ पे रुकने का कहकर खुद वो दोनों ट्रायल्स लेने के लिए चली गई थी, जो देखकर वहाँ पे खड़ा वही पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये मास्टर ली कौन है, मैंने आज से पहले तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, और क्या ये इतना वीर है कि ये मैनेजर रोंग से भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। हालांकि मैनेजर रोंग तो किसी को भी अपने सामने सर उठाकर भी बात नहीं करने देती। जिसपे वो दूसरा पर्सन कहता है, मैं नहीं जानता कि रियल में ये मास्टर ली कौन है, लेकिन इसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कहीं से भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा, मुझे लगता है जरूर ये सिटी के मास्टर का सन इन लॉ है, इसी वजह से मैनेजर रोंग इसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रही है। और थोड़ी देर में मैनेजर रोंग ली के बताए हुए दोनों ट्रायल्स को लेकर वहाँ आ गई थी और वो वहाँ आते हुए ली से कहती है, मास्टर ली हमारा पवेलियन हाउस टियानफेंग सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस है और यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। और ये कहकर वो 2 ज्ञानकुंड बैग्स को आगे करते हुए कहती है कि हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ यही दोनों ज्ञानकुंड बैग्स मौजूद थे। और ये कहकर मैनेजर रोंग एक रेड वाले बैग को आगे करते हुए ली को बताती है कि ये एडवांस ज्ञानकुंड बैग है जिसकी स्पेस 3 क्यूबिक मीटर्स है और इसकी प्राइस 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स है। और ये कहकर मैनेजर रोंग ली को दूसरे स्पेस बैग के बारे में बताती है उससे पहले ही ली उससे कहता नहीं मुझे ये पहले वाला ही चाहिए। ये देखकर तो वहाँ पे खड़े लोगों को एक बार फिर से झटका लगता है और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सभी रिच पर्सन ऐसे ही होते हैं कि वो किसी भी ट्रायर को बिना कुछ सोचे समझे खरीद लेते हैं। जिसपे वो दूसरा पर्सन कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसने 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स तो वैसे खर्च कर दिए जैसे ये इसके लिए बस आंख छपकने के बराबर हो। और तभी मैनेजर रोंग अपनी एक सर्वेंट को इशारा करती है जो हाई ग्रेड के मैजिकल तलिस्मैन्स को लेकर आगे आती है और मैनेजर रोंग सबसे पहले उनमें से ब्लू तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए ली को बताती है कि ये डिफेंसिव तलिस्मैन है जिसकी मदद से आप पावर से पावरफुल अटैक को भी आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल तक के अटैक्स को ही रोक सकता है, क्योंकि अगर किसी अटैक की पावर बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल से ज्यादा हुई तो ये तलिस्मैन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और मैनेजर रोंग ग्रीन तलिस्मैन ली को दिखाते हुए कहती है कि ये हीलिंग तलिस्मैन है जिसकी मदद से आप अपनी बड़ी से बड़ी इंजरी को भी आसानी से हील कर सकते हैं। और लास्ट में वो रेड तलिस्मैन दिखाते हुए कहती है कि ये अटैकिंग तलिस्मैन है। उन सभी तलिस्मैन्स को देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी मैनेजर रोंग उससे पूछती है कि मास्टर ली आप इनमें से कौन से तलिस्मैन
को बाय करना चाहते हैं, जिस पे ली मैनेजर रोंग को अपना हेवनली कार्ड दिखाते हुए उससे कहता है कि मैं ये सभी तलिस्मैन्स बाय करना चाहता हूँ। अब ली की ये बात सुनकर तो वहाँ पे खड़े लोगों के साथ साथ मैनेजर रोंग खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसी के साथ वो ली के हेवनली कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। जिसके बाद ली ने उन सभी तलिस्मैन्स को उठाते हुए अपना हेवनली कार्ड उस सर्वर की ट्रे में रख दिया था और सब कुछ खरीदने के बाद ली मैनेजर रोंग से कहता है, मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया, तुम इससे अपने लिए 5000 स्पिरिट स्टोन्स की टिप भी रख सकती हो। अब टिप का नाम सुनकर तो मैनेजर रोंग और भी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ली का शुक्रिया अदा करके वहाँ ली के कार्ड से पेमेंट लेने के लिए चली गई थी। वही ली उन तलिस्मैन्स को देखते हुए कहता है कि आखिर इन्हें यूज कैसे करते हैं, क्या इनके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना पड़ता है। और ये कहकर ली एक ग्रीन तलिस्मैन को बाहर निकालकर उसमें अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है और ऐसा होते ही उस ग्रीन तलिस्मैन की हीलिंग पावर ली की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ली को इस तरह से तलिस्मैन का यूज करते हुए देखकर मैनेजर रोंग के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं ग्रीन तलिस्मैन यूज करने की वजह से अब ली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो देखकर वहाँ पे खड़ा एक पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि इस एक स्पिरिचुअल तलिस्मैन की कीमत 4000 स्पिरिट कॉइन्स है, जो कि एक एकेडमी के बच्चे की 2 सालों की फीस के बराबर है। लेकिन इस पर्सन ने बस इसको चेक करने के लिए ऐसे ही यूज कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन कितना अमीर है। वही ली उस तलिस्मैन के इफेक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, इस तलिस्मैन का इफेक्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ली रेड तलिस्मैन को बाहर निकालकर मैनेजर रोंग से कहता है, तुम इस तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करके मुझ पे अटैक करो, क्योंकि मैं डिफेंसिव तलिस्मैन को ट्राई करना चाहता हूँ। ली की ये बात सुनकर उन सभी को एक बार फिर से झटका लगता है। आज ली तो उन सभी को एक के बाद एक झटके दिए जा रहा था, लेकिन ली की ये बात सुनकर मैनेजर रोंग उसे मना करते हुए कहती है, मास्टर ली ये तलिस्मैन बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए आप इस बारे में दोबारा सोच लें कि क्या वाकई आप ऐसा करना चाहते हैं। जिस पे ली गुस्से से उसे कहता है, मैंने तुमसे जो कहा है बस चुपचाप वही करो। और ये कहकर ली ने वो रेड तलिस्मैन मैनेजर रोंग की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन मैनेजर रोंग तो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। लेकिन ली के मजबूर करने के बाद मैनेजर रोंग भी उस रेड तलिस्मैन के अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करती है और उसके बाद मैनेजर रोंग ने उस रेड तलिस्मैन की मदद से ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का इनिशियल स्टेज का कल्टीवेटर भी नहीं संभाल पाता। और अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर ली ने भी ब्लू तलिस्मैन का यूज करते हुए अपने सामने एक आइस शील्ड लगा दी थी, लेकिन वो आइस शील्ड भी ज्यादा देर उस अटैक को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में वो शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद ली ने उस रेड तलिस्मैन के अटैक को किसी तरह से रोकते हुए उसे एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था। और इस समय मैनेजर रोंग बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अगर ली को कुछ हो जाता तो उसका तो पूरा पवेलियन हाउस ही बर्बाद हो जाता। लेकिन ली ने उसी वक्त अपनी होशियारी दिखाते हुए उस अटैक को एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस पिलर में भी क्रैक्स आ गए थे। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर ली खुश होते हुए कहता है, इस रेड तलिस्मैन का अटैक तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब मुझे उम्मीद है कि इस रेड तलिस्मैन की मदद से मैं उस मॉन्स्टर को आसानी से हंट कर पाऊंगा। और ये कहकर ली मैनेजर रोंग के पास जाते हुए उससे कहता है, मैनेजर रोंग आप थक गई होंगी, इसलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें और उसी के साथ आपके पवेलियन हाउस को जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप मेरे हेवनली कार्ड से 2000 स्पिरिट कॉइंस और रख सकती हैं। और उसी के साथ आप इस तरह के और ज्यादा तलिस्मैन्स ले आए, क्योंकि मैं इस तरह के तलिस्मैन्स को और ज्यादा बाय करना चाहता हूँ। और वहाँ पे सभी को हैरान छोड़कर ली वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम दोबारा ली को मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ अब बस शाम होने ही वाली थी। और ये देखकर ली कहता है, मुझे पवेलियन हाउस में तो कुछ ज्यादा ही देर लग गई। और ये कहकर ली अपने तीनों तलिस्मैन्स को बाहर निकालते हुए कहता है, सूरज अभी तक पूरी तरह से नहीं डूबा, तो क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। लेकिन पहले चलकर मुझे एक बार फिर से अपने आर्मर को देख लेना चाहिए। मैं फुली आर्म होकर ही उस मॉन्स्टर का हंट करने के लिए जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली ने कल के इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट अपनी सारी तैयारी कर ली थी। अब बस उसका एक आर्मर ही रह गया था और उसके लिए वो एक ब्लैक स्मिथ शॉप की तरफ निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे ली ब्लैक स्मिथ शॉप के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है। और उस गर्मी को महसूस करके ली खुद से ही कहता है, क्या मुझे पता चला कि ब्लैक स्मिथ की इस शॉप को टियानफेंग सिटी की नंबर 1 ब्लैक स्मिथ शॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस शॉप के अंदर वेपन रिफाइनिंग का काम जोरों शोर से चलता रहता है। और ये कहकर ली वहाँ पे आवाज देते हुए शॉपकीपर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ली की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और तभी पीछे से आ रहा एक शॉपकीपर ली को साइड पे धक्का देते हुए उससे कहता है, लड़के जाके अपना काम करो, यहाँ पे हमारा टाइम खराब मत करो। और अगर फिर भी तुम यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हो तो खुद ही जाकर अपने लिए कोई वेपन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद मेरे पास आकर मुझे उसकी पेमेंट दे देना। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर ली उससे कहता है, क्या तुम अपने सभी कस्टमर से इस तरह से बात करते हो? मैं यहाँ पे कुछ खास बाय करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिसपे वो शॉपकीपर ली से
कहता है मैंने तुम्हारी हुलिया से तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, तुम टियानफेंग एकेडमी के डिसाइबल हो और यहाँ पे रोजाना तुम्हारी तरह न जाने कितने ही डिसाइबल्स आते हैं जो यहाँ आकर कुछ बाय तो करते नहीं है, बस हमारा दिमाग ही खाते रहते हैं। और अगर कोई डिसेबल गलती से कुछ बाय कर भी ले तो वो भी मुश्किल से सिर्फ 100 स्पिरिट कॉइंस तक की ही शॉपिंग करता है। और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि अब तो तुम लोगों का ये डेली का काम हो गया है। उस टकले शॉपकीपर की ये बातें सुनकर ली अपने मन में कहता है कि कल एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में आज अपनी सारी तैयारियां पूरी करनी ही होंगी। और ये सोचकर ली वहाँ पे 3 पेजेस को बाहर निकालता है और उनमें से हर एक पेज 100 स्पिरिट कॉइंस के बराबर था। और ली 300 स्पिरिट कॉइंस उस टकले को दिखाते हुए कहता है, ओहो प्लीज मेरे जैसे गरीब बच्चों को माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे आज कुछ बहुत ही जरूरी चीज बाय करने के लिए आया हूँ और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए जल्दी से इन सभी स्पिरिट कॉइंस को काउंट कर लो ताकि बाद में तुम्हें गिनने में परेशानी ना हो। और ली के हाथ में 300 स्पिरिट कॉइंस को देखकर तो उस टकले की आंखें ही चमक गई थी और अब वो बहुत ही सॉफ्ट लहजे में ली से बात करने लगा था, जो देखकर ली वो 300 स्पिरिट कॉइंस उस टकले को देते हुए कहता है, तुम अभी तक भी यहीं पे क्यों खड़े हो, जल्दी से चलकर मुझे अपनी शॉप के बेस्ट ट्रायर्स दिखाओ। जिस पे वो टकला ली से कहता है, सॉरी मास्टर प्लीज आप मेरे पीछे आइए। और ये कहकर वो टकला ली को ट्रायर हॉल में ले आता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे टायर्स पड़े हुए थे, जो देखकर ली खुश होते हुए कहता है, ये सभी वेपन्स तो बहुत ही ज्यादा औसम है। और ये कहकर ली वहाँ पे रखी हुई एक रेड सोर्ड को देखते हुए कहता है, इन वेपन्स में और नॉर्मल वेपन्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ये एक लो ग्रेड वेपन होने के बावजूद भी आउटसाइड वाले वेपन से बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर ली उन वेपन्स को लेकर कुछ सोचने लगा था और तभी वहाँ पे उस ब्लैक स्मिथ शॉप का बॉस आते हुए गुस्से से अपने शॉपकीपर से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इन डिसेबल्स को ट्रायल रूम में ना लाया करो, तो आई फिर तुम एक डिसेबल को लेकर यहाँ क्यों आ गए। अपने बॉस की ये बात सुनकर उस टकले की हवा ही टाइट हो गई थी, लेकिन वो अपने बॉस को 300 स्पिरिट कॉइंस की तरफ इशारा करते हुए इशारे से ही बताता है कि ये 300 स्पिरिट कॉइंस इसी डिसेबल ने ही दिए हैं और सिर्फ इसी वजह से मजबूरन मुझे इस डिसेबल को ट्रायल रूम में लाना पड़ा। अपने शॉपकीपर के इन इशारों को देखकर वो बॉस भी एक पल के लिए हैरान हो गया था, क्योंकि आज तक किसी भी डिसेबल ने एक साथ यहाँ पे 300 स्पिरिट कॉइंस की शॉपिंग नहीं की थी। और तभी वो बॉस ली के पास जाकर उससे कहता है, अब जब तुम हमारे ट्रायल रूम में आ ही गए हो तो अब तुम हमारे गेस्ट की तरह हो, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे ली कहता है, मैं 2 हाई ग्रेड के वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ, जिनमें से एक हाई ग्रेड का स्पीयर हो और दूसरा एक हाई ग्रेड का आर्मर। ली की ये बात सुनकर वो बॉस दोबारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से अपने शॉपकीपर से कहता है, ये लड़का जिन वेपन्स की बात कर रहा है वो वेपन्स इतने कम पैसों में नहीं आएंगे, इसलिए ये भी स्टिल हमारे यहाँ पे टाइम ही खराब कर रहा है। जिस पे ली उससे कहता है, तुम अपने शॉपकीपर पे गुस्सा क्यों कर रहे हो, और वैसे भी यहाँ पे रखे हुए किसी भी वेपन की कीमत 500 स्पिरिट कॉइन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रखे हुए मैजिकल वेपन्स हाई ग्रेड के नहीं है। और ये कहकर ली कहता है कि मुझे लगता है ये बस एक अफवाह ही थी कि ब्लैक स्मिथ की ये शॉप टियानफेंग सिटी की नंबर 1 शॉप है। ली की ये बात सुनकर उस बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से ली से कहता है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक हाई ग्रेड क्या उससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने वॉलेट को ढीला करना पड़ेगा। जिस पे ली उससे कहता है, तुम जो चाहे मर्जी करो और तुम्हारे रिफाइन किए हुए मैजिकल वेपन की कीमत चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बाय कर लूंगा। इवन अगर तुम अपने पूरे स्टोर को ही एक वेपन के रूम में ट्रांसफॉर्म कर दो तो मैं इसे भी बाय कर लूंगा। ली की ये बात सुनकर तो वो बॉस अब गुस्से से पागल होने लगा था और वो गुस्से से ली से कहता है, तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, जो तुम यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब ये बॉस कहाँ जानता था कि पैसे से सिर्फ कॉन्फिडेंस क्या पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और ये कहकर वो बॉस ली से कहता है, चलो मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें टियानफेंग सिटी के सबसे पावरफुल वेपन्स दिखाता हूँ और तुम्हें वो वेपन भी दिखाता हूँ जिसे टियानफेंग सिटी में सबसे पहले रिफाइन किया गया था। अगले सीन में हम उन दोनों को एक अलग ही मेन हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा टायर्स रखे हुए थे और वो बॉस ली को अपने पास बुलाकर उसे वहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्मर्स और वेपन्स दिखाने लगता है, जिन्हें ली भी एक एक करके देख रहा था। और ली वाकई इन सभी वेपन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वहीं वो बहुत साथ साथ ली को उन सभी वेपन्स की खूबियां भी बता रहा था। और सभी आर्मर्स और वेपन्स को देखने के बाद वो बॉस ली से पूछता है, अब बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा आर्मर चाहिए। जिस पे ली उससे कहते हैं, अभी अभी तुमने मुझे जो इन आर्मर्स की खूबियां बताई हैं वो सभी मेरे सर के ऊपर से गई हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आर्मर कौन सा है। जिस पे वो बॉस ली को बताता है कि सबसे एक्सपेंसिव आर्मर का सेट लेदर आर्मर है, हम उसे सॉफ्ट आर्मर बुलाते हैं और सॉफ्ट आर्मर की स्टार्टिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट कॉइंस है और इस सॉफ्ट आर्मर को अपनी मर्जी से मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पे रखे हुए इन एनिमल स्किन्स आर्मर में से कोई सस्ता सा आर्मर चुन लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जिस पे ली उससे कहता है, अपनी बकवास बंद करो और मुझे वही सॉफ्ट आर्मर दिखाओ जिसको तुमने छुपा के रखा हुआ है। जिस पे वो बहुत थोड़ा हैरान होते हुए ली से पूछता है कि बच्चे क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम उस सॉफ्ट आर्मर की कीमत पे कर पाओगे, कहीं तुम ये सब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। तुम जानते हो ना सबसे चीप वाले सॉफ्ट आर्मर की कीमत भी तुम्हारे कई सालों की एकेडमी फीस से भी बहुत ज्यादा है। वो बॉस अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी ली अपने हेवनली कार्ड को बाहर निकालते हुए उस बॉस को दिखाता है, जिसे देखकर उस बॉस की बोलते ही बंद हो गई थी। और जब वो बॉस अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस हेवनली कार्ड को डिटेक्ट करने की कोशिश
कोशिश करता है तो उसे उस हेमली कार्ड के अंदर जी बापोविली नाम का ऑरा महसूस होता है, जिसका मतलब था कि ली ने पहले वहाँ पे भी शॉपिंग की थी। और ये सब देखकर वो बॉस अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह का कार्ड है, ऐसा कोई कार्ड मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और ये लड़का कौन है, मुझे कहीं से भी इस लड़के का बैकग्राउंड सिंपल नहीं लग रहा। मुझे लगता है अब मुझे इस लड़के से और भी ज्यादा अच्छे से बात करनी चाहिए। और तभी ली उस बॉस से कहता है कि अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई, बोलो भी कुछ। जिसपे वो बॉस कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं अब उस सॉफ्ट आर्मर को और ज्यादा छुपा के नहीं रखूंगा। मैंने उस सॉफ्ट आर्मर को एक सेकंड हाई ग्रेड की बीस्ट की स्किन से बनाया था, जिसे बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। और सिर्फ इसीलिए मैंने उसे छुपा के रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। उस सेकंड हाई ग्रेड बीस्ट की एनिमल स्किन किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर डिफेंसिव की कैपेबिलिटीज भी बढ़ा देती है। और क्योंकि तुम एक फिजिकल ट्रेनिंग के मार्शल कल्टीवेटर हो तो तुम्हारे लिए उस सॉफ्ट आर्मर का एडवांस वर्जन बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हारी कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिसपे ली को सोचते हुए उससे कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग तक के अटैक्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा आर्मर हो जो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक के अटैक्स को भी आसानी से रोक ले। क्योंकि अभी मैं बॉडी रिफाइनिंग के रियलम में हूँ, तो अगर मेरा कभी किसी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के पर्सन या बीस्ट के साथ सामना हो गया तो तब मेरे पास इस आर्मर को यूज करने का एक एडवांटेज होगा कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ भी आसानी से फाइट कर पाऊंगा। जिसपे वो बॉस ली से कहता है रुको रुको, अभी तक मैंने तुम्हें इस आर्मर की सारी खूबियां नहीं बताई। इस आर्मर की एक खूबी ये भी है कि इसके साथ किसी भी बीस्ट की डीमन कोर को मर्ज किया जा सकता है, जिसके बाद ये आर्मर उस डीमन कोर की एनर्जी को यूज करते हुए एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना सकता है। ये सुनकर ली थोड़ा हैरान होते हुए कहता है नाइस, ये आर्मर तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे वो बॉस कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस आर्मर के साथ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग एट्रीब्यूट की डीमन कोर्स को भी मर्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम इसके साथ विंड डीमन कोर को मर्ज करते हो तो उस आर्मर को पहनने के बाद तुम्हारी बॉडी भी काफी हल्की हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तुम एक टर्टल की डीमन कोर का यूज करते हो तो तुम्हारे पास उस तरह का पावरफुल शेल भी आ जाएगा। लेकिन इस सॉफ्ट आर्मर में एक साथ सिर्फ 3 ही डीमन कोर्स को मर्ज किया जा सकता है। और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सॉफ्ट आर्मर में और डीमन कोर्स को मर्ज करवाना चाहते हो कि नहीं। इस पे ली कहते हैं हाँ, मैं तीनों की तीनों डीमन कोर्स को उस सॉफ्ट आर्मर के साथ मर्ज करवाना चाहता हूँ। जिसपे वो बहुत स्माइल करते हुए कहता है ओके, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर डीमन कोर्स रखी हुई है, मैं उन्हें तुम्हारे सॉफ्ट आर्मर के साथ मर्ज कर देता हूँ, पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जिसपे ली उसके कान में कहता है तुम बस उस आर्मर के साथ उन डीमन कोर्स को मर्ज करो, उसके बाद मैं तुम्हें उस आर्मर की एक ऐसी कीमत दूंगा जिसे पाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। और ये कहकर ली उसे अपना हेवनली कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हारा जितना दिल चाहे इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हो। ली की ये बात सुनकर वो बॉस वाकई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद वो बॉस अपने काम में लग गया था और उस सॉफ्ट आर्मर के साथ उन डीमन कोर्स को मर्ज करते करते वहाँ पे रात हो गई थी। अभी भी वहीं पे उस सॉफ्ट आर्मर के बनने का वेट कर रहा था। और तभी वो बॉस वहाँ आकर ली को उसका आर्मर सेट देते हुए कहता है बच्चे, ये आर्मर सेट तियानफेंग सिटी का अब तक का बेस्ट आर्मर सेट है। वही ली भी उस आर्मर सेट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। उस आर्मर सेट में एक स्पीयर भी था जिसको दोनों तरफ से यूज किया जा सकता था। और उस आर्मर के ऊपर तो 3 अलग अलग टाइप की डीमन कोर्स भी लगी हुई थी। और तभी वो बॉस ली से कहता है बच्चे, अब तुम्हें इन दोनों चीजों को इनका नाम देना होगा। जिस पे ली कहते हैं मैंने पहले से इनके नाम सोच रखे हैं। मैं इस सॉफ्ट आर्मर को फोर्स्ड मोरून बुलाऊंगा और इस स्पीयर को जो है आप फायर का नाम दूंगा। जिसपे वो बॉस भी हमें अपना सर हिलाता है। उसके बाद ली उस ब्लैक समिट शॉप से निकलकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। और आज ली पहली बार अपने नए घर में जा रहा था। और जैसे ली अपने घर में पहुंचता है तो ली अपने घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो बस सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरा एक विला था। और जैसे ही ली अपने टोकन का यूज करके उस विला के अंदर एंटर करता है तो तभी वहाँ पे कुछ डार्क फोर्स के ली के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर ली खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां अपने विला के अंदर इंटर होते ही किसी ने ली के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां ली कुछ समझ पाता उससे पहले उस मास्क वाले आदमी ने अचानक ही आगे बढ़कर ली के ऊपर अपने डैगर से अटैक करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर एक कट दे दिया था। और ये सब इतना जल्दी होता है कि ली को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और ली उस किलर को देखते हुए कहता है कि ये किलर मेरे विला में क्या कर रहा है और इसे यहाँ का पता किसने दिया। और अभी ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो किलर दोबारा आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन इस बार ली भी तैयार था। उसने उस किलर के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए अपने विला की तरफ दौड़ लगा दी थी। और ली को इस तरह से दौड़ते हुए देखकर उस किलर ने पीछे से अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए एक तीर से ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो तीर ली को लग पाता उससे पहले ही ली अपने विला के अंदर एंटर कर गया था। और वो तीर उस विला के चारों तरफ लगे हुए प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराकर वहीं गिर गया था, जिसकी वजह से ली किसी तरह से उस किलर के अटैक से बच गया था। और अपने अटैक को बेकार जाते हुए देखकर वो किलर भी वहां से भाग गया था, क्योंकि उसे भी पता था कि अब वो उस प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से ली का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
उस किलर के वहाँ से जाने के बाद ली अपने मन में कहता है आखिर ये किलर कौन था और इसे यहाँ पे किसने भेजा था। लेकिन इतना तो मैं समझ गया हूँ कि जिसने भी इसे यहाँ पे भेजा है उसका बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के किलर को हायर कर पाना कोई आम बात नहीं है। और ये कहकर ली अपनी विला की तरफ बढ़ते हुए खुद से ही कहता है क्या इस किलर को यहाँ पे लिन चाओ के बेटे लेन ले ने भेजा होगा। जिस पे ली कहता है नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसी ने तो मुझे ये विला दिया है और अगर वो सच में मुझे मरवाना चाहता तो वो ये यहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों लगवाता, ये काम जरूर किसी और का है। और तभी ली को ओ यंग की याद आती है और ओ यंग को याद करके ली को पूरा यकीन हो गया था कि ये जरूर उसी का काम होगा। इसलिए अब उसे ओ यंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से कहता है मुझे उसे पिछली बार छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब सोचते हुए ली अपने विला के अंदर रेस्ट करने के लिए चला गया था। अगले सीन में हम ली को अपने बेड के ऊपर सोते हुए देखते हैं, जहाँ सोते हुए भी ली को अपने पिता की आवाज आ रही थी जो गुस्से से ली से कह रहे थे कि तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा वीक है और भले ही तुम्हारे पास हेवनली बॉडी है जो कि अभी के लिए तुम्हें सभी खतरों से बचा रही है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करके खुद को पावरफुल बनाना होगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम भी बाकी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स की तरह ही बनकर रह जाओगे, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी कुछ खोए बगैर कुछ हासिल नहीं होता और हमेशा खुशी के साथ दुख भी आता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन सभी चीजों से कैसे डील करते हो, लेकिन मेन बात ये है कि तुम्हें बाकी सभी ऑर्डिनरी कल्टिवेटर से बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। और इसी के साथ ली की आंखें खुल गई थी और जैसे ही ली अपनी आंखें खोलकर बाहर देखता है तो बाहर सुबह हो चुकी थी, जो देखकर ली खुद से ही कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बस कुछ मिनटों के लिए ही सोया था। और ये सब सोचते हुए ली खुद से ही कहता है मैं भी ये सब मेरी हेवनली बॉडी की वजह से हो रहा हो, क्योंकि कल मैंने हेवनली बॉडी को दो बार यूज किया था, जिसकी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ये सारी बातें सोचकर ली अपनी विला से बाहर आते हुए कहता है मैं फ्यूचर में अपनी इस हेवनली बॉडी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसलिए अब मुझे सीरियस होकर प्रैक्टिस करनी होगी। और वैसे भी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मुझे 3 महीनों के अंदर अंदर अकेडमी का टॉप डिसेबल बनना होगा। और अभी ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी ली को याद आता है कि आज तो उसे अपनी अकेडमी में भी जाना था, क्योंकि आज से ही उनके एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। और ये कहकर ली वहाँ से भागते हुए अपनी अकेडमी की तरफ जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी अकेडमी पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता और उसी के साथ उसे ये भी याद नहीं आ रहा था कि उसकी क्लास कौन सी थी। और अभी ली वहाँ पे अपनी क्लास को ढूंढने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी क्लास की वाइस मॉनिटर आते हुए उससे कहती है मॉनिटर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस लड़के की ये बात सुनकर ली उससे पूछता है तुम कौन हो, जिसपे वो लड़की आगे आते हुए उससे कहती है आप भी बिल्कुल बाकी नोबल पर्संस की तरह है, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, मैं आपकी क्लास की वॉइस मॉनिटर हूँ और मेरा नाम लिंग निंग यू है, हम दोनों पहले भी तो एक बार क्लास में मिल चुके हैं। जिसपे ली थोड़ा झिझकते हुए उससे पूछता है कि मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही तो क्या तुम मुझे क्लास तक ले जा सकती हो। जिसपे निंग यू उसे बताती है कि आज कोई भी क्लास नहीं होने वाली, आज टीचर्स अब सभी स्टूडेंट्स को बैक माउंटेन्स में ले गए हैं मोस्टर्स को हंट करने के लिए, इसलिए चलो अब हम दोनों को भी वही जाना होगा। अगले सीन में हम उन दोनों को टियानफेंग एकेडमी के बैक वाले माउंटेन्स की तरफ जाते हुए देखते हैं, जिन्हें एक बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती है। और वहाँ जाते हुए निंग यू ली से कहती है मुझे लगता है तुम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिसपे ली उससे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आज से पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आया, इसलिए मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ली की ये बात सुनकर निंग यू उसे बताती है कि ये बैक माउंटेन्स टियानफेंग एकेडमी का हिस्सा नहीं है, पर क्योंकि शुरू से ही टियानफेंग एकेडमी यहाँ पे बनी हुई है तो इसलिए इन्हें टियानफेंग एकेडमी के बैक माउंटेन्स कहा जाता है। और क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये टियानफेंग एकेडमी का ही एक हिस्सा है, इसलिए कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं करता। और इस तरह टाइम बीतने के साथ साथ लोगों ने इन बैक माउंटेन्स को टियानफेंग एकेडमी की बैकबोन कहना शुरू कर दिया। यहाँ पे हर तरफ हर किस्म के मोस्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए ये जगह फुल खतरे से भरी हुई है। इवन इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी इन माउंटेन्स की गहराइयों में जाता है वो वहाँ से कभी भी लौटकर वापस नहीं आता, इसलिए टियानफेंग एकेडमी ने वहाँ पे बॉर्डर्स लगाई हुई है ताकि कोई गलती से भी उन माउंटेन्स की गहराइयों में ना जा सके। वैसे यहाँ पे भी हर तरफ बहुत ही खतरनाक मोस्टर्स मौजूद है, लेकिन उनकी पावर्स एक हद तक ही है जिनसे हमारे जैसे कल्टिवेटर्स भी फाइट कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और क्योंकि आज एकेडमी का फर्स्ट डे है इसलिए एकेडमी की सभी क्लासेस यहाँ पे आई हुई है। और ये सारी बातें बताते हुए वो ली को अपनी क्लास की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ पे टीचर साहब उन्हीं कहीं वेट कर रही थी। और ली को वहाँ देखकर टीचर साहब गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए ली के कान खींचते हुए उससे कहती है तुम आज फिर से लेट हो गए, तुम अपनी क्लास के मॉनिटर हो तो क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर क्लास का मॉनिटर ही ऐसी हरकतें करेगा तो बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, इसलिए आज तुम ही बताओगे आज मैं तुम्हें कौन सी सजा दूं। जिस पे ली उनसे कहता है टीचर साहब प्लीज मेरी बात तो सुनिए, असल में कल रात मेरे ही घर में अचानक ये किलर ने आते हुए मेरे ऊपर अटैक कर दिया था, इसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। उस किलर से फाइट करते करते मैं बहुत ही ज्यादा थक गया था और इसीलिए आज मुझे सुबह उठने में देर हो गई। ली की ये बात सुनकर उसके क्लास के सभी डिसेबल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन तभी वहाँ पे खड़ा एक डिसेबल अपने साथियों से कहता है मुझे लगता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही नॉवेल्स पढ़ता है। जिस पे एक दूसरा डिसेबल उससे कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इतना बुरा बहाना आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। और ये कहकर वो सभी ली का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे थे। और तभी टीचर जाओ दोबारा ली का कान पकड़ते हुए उससे कहती है क्या मैं
तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ जो तुम कब से मुझसे झूठ बोले जा रहे हो। जिस पे ली उनसे कहता है नहीं नहीं टीचर प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा है वो सब बिल्कुल सच है। और अभी ली यहाँ पे टीचर जाओ को मनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक दूसरी क्लास का टीचर अपने स्टूडेंट के साथ वहाँ आते हुए टीचर जाओ की क्लास का मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर ली गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा था। और ली को खुद को इस तरह से घूरते हुए देखकर वो ली से कहता है तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें अपनी टीचर ने मैनर्स नहीं सिखाए। जिस पे उस टीचर का स्टूडेंट उससे कहता है टीचर आप इन जैसे बदतमीज स्टूडेंट्स के साथ आर्ग्यू क्यों कर रहे हैं, ये क्लास इसी तरह के आवारा और जाहिल लोगों की ही तो जगह है, तो फिर आप इन लोगों से और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप इस क्लास के मॉनिटर को देखें जो अभी तक बस बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल तक ही पहुंच पाया है, बाकियों के बारे में तो आप छोड़ ही दे। उस स्टूडेंट की ये बात सुनकर टीचर जाओ गुस्से से उस सामने वाले टीचर से कहती है टीचर जू आपको अपने स्टूडेंट को ये बात सिखानी चाहिए कि वो किसी भी दूसरी क्लास के स्टूडेंट से इस तरह से बात नहीं कर सकता। और तुम्हारा ये स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, इसके पीछे ऑफकोर्स तुम्हारा ही हाथ होगा। अगर तुम खुद को इतना ही काबिल समझते हो तो मुझसे दोबारा फाइट करके देख लो, मैं शर्त लगाती हूँ नतीजा वही सेम होगा। जिस पे टीचर जाओ से कहता है पिछली बार मैंने तुम्हें एक छोटी सी बच्ची समझकर छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जब तुम मेरे सामने आओगी तब मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा कि अपने सीनियर्स के साथ किस तरह से बात करते हैं। जिस पे टीचर जाओ उससे कहती है ओ क्या तुम भूल गए हो, पिछली बार जब मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करते हुए तुम्हें हराया था तो तुम वही बैटल अरीना के अंदर ही वोमिटिंग करने लगे थे। टीचर जाओ की ये बात सुनकर टीचर जू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके स्टूडेंट ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये देखकर टीचर जू अपने गुस्से को शांत करते हुए टीचर जाओ से कहता है पिछली बातें भूल जाओ और मुझे ये बताओ तुम लोग बस यहाँ पे बातें करने के लिए लगता है, लेकिन उसके स्टूडेंट ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये देखकर टीचर जू अपने गुस्से को शांत करते हुए टीचर जाओ से कहता है पिछली बातें भूल जाओ और मुझे ये बताओ तुम लोग बस यहाँ पे बातें करने के लिए आए हो या फिर मोस्टर्स को हंट भी करोगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे मोस्टर्स को हंट करने के लिए ही आए हैं, इसलिए क्यों ना तुम्हारी और मेरी क्लास के दरमियान एक कॉम्पिटिशन हो जाए। जिस पे टीचर जाओ उससे कहते हैं ये क्या बकवास है, तुम पिछले 2 सालों से अपने क्लास के बच्चों को ट्रेन कर रहे हो, इवन तुम्हारी क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट भी बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुँच गया है और मेरी तो पूरी क्लास ही नहीं है, इवन आज तो मेरी नई क्लास का पहला दिन है। जिस पे टीचर जाओ को भड़काते हुए कहता है ओहो टियानफेंग एकेडमी की नंबर 1 टीचर डर गई है, तुम तो खुद को टियानफेंग एकेडमी की नंबर 1 टीचर कहती हो और तुम तो किसी भी स्टूडेंट को जल्द से जल्द ट्रेन करने में माहिर हो, तो फिर क्यों न तुम आज मुझे भी अपनी नंबर 1 टीचर होने की क्वालिटीज दिखा दो। जिस पे टीचर जाओ उससे बहुत ही शांति से कहती है तुम्हारे ये प्रोवोकिंग वाले मेथड्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, और अगर फिर भी तुम्हें चैलेंज का इतना ही ज्यादा शौक है तो क्यों न हम दोनों एक दूसरे को ही चैलेंज करें। टीचर जाओ की ये बात सुनकर ली उनके कान में कहता है टीचर क्यों न हम पहले उनके चैलेंज को सुन ले, अगर हमने इन्हें इस तरह से मना किया तो ये लोग हमें बार बार प्रोवोक करते रहेंगे, इसलिए क्यों ना हम इस सारे झमेले को इसी माउंटेन्स में ही खत्म कर दें। टीचर जाओ को भी ली की ये बात सही लगती है, इसलिए वो टीचर जू से पूछती है कि तुम्हारा चैलेंज क्या है। जिस पे टीचर जू उससे कहता है मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहता और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्लास अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए क्यों ना हम अपनी अपनी क्लास के 3 बेस्ट डिसेबल्स को जो कि सेम रियलम में हो उन्हें मोस्टर्स को हंट करने के लिए भेजें, और जिसने भी ज्यादा मोस्टर्स को हंट किया वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाएगा। जिस पे टीचर जू का स्टूडेंट उनसे कहता है लेकिन जो भी क्लास आ रही उनके सभी स्टूडेंट्स को नीचे ग्राउंड में बैठकर कुत्ते की तरह भोगना होगा। जिस पे ली सीरियस होते हुए उनसे कहता है ओके हमें तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। ली की ये बात सुनकर वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए थे, और उनके जाने के बाद टीचर जाओ ली के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अचानक से ही तुम्हारे अंदर इस कंपटीशन को लेकर अचानक से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। जिस पे ली टीचर जाओ को उसे टच करने के लिए कहता है, और जैसे ही टीचर जाओ ली को टच करती है तो उन्हें पता चल गया था कि ली ने सॉफ्ट आर्मर पहन रखा है, जो देखकर तो टीचर जाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। और तभी ली उन्हें एक और झटका देते हुए अपने तिलिस्मैन्स को भी बाहर निकालता है, जो देखकर तो अब टीचर जाओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, और वो सीरियस होते हुए ली से कहती है इन सभी ट्रेजर्स की कीमत 1000 स्पिरिट कॉइंस में है, और यहाँ पे सभी जानते हैं कि हमारे लिए 1000 स्पिरिट कॉइंस क्या मायने रखते हैं, इसका मतलब है तुम कहीं से भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो। और ये कहकर टीचर जाओ ली से पूछती है कौन हो तुम, और इसी के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था ली के कहने पर टीचर जाओ ने भी टीचर जू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद जब ली टीचर जाओ को अपने वेपन्स और तिलिस्मैन्स दिखाता है तो टीचर जाओ के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ टीचर जाओ अपनी क्लास के तीनों डिसेबल्स को लेकर उसी जगह पे आ गई थी जहाँ से वो मोस्टर्स को हंट करने के लिए जाने वाले थे। वहाँ पहुंचकर टीचर जाओ अपनी तीनों डिसेबल्स से कहती है तुम तीनों मिलकर फाइट करोगे, और ये कहकर टीचर जाओ अपनी बाकी डिसेबल्स को निंगयू के बारे में बताते हुए कहती है
है कि ये 8 लेवल की कल्टीवेटर है और उसी के साथ साथ ये तुम्हारी क्लास की वॉइस मॉनिटर भी है। ये सुनकर निंग यू ली को हाई करने लगती है, जिसके जवाब में ली भी उसे हाई करता है और उस लड़के के बारे में टीचर जाओ ली को बताते हुए कहती है कि इसका नाम फेंग यंग है और ये सिर्फ एक लौता हमारी क्लास का 9th लेवल का कल्टीवेटर है। जिसपे फेंग ली से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुमने कुछ सोच के ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया होगा। जिसपे ली स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है। उसके बाद टीचर जाओ अपने डिसेबल्स को लेकर टीचर जू के पास जाती है, जो देखकर टीचर जू भी अपने डिसेबल्स को वहाँ से आगे जाने के लिए कहता है। और उसके बाद वो सभी लोग जंगल के और अंदर जाने लगे थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते उन लोगों को रात हो गई थी और उसी के साथ जंगल के उस एरिया में बीस्ट की बहुत खतरनाक रोर करने की आवाजें आ रही थी। लेकिन फिर भी वो सभी लोग डरे बगैर चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। और तभी हम टीचर जू के कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो एक जगह पे एक गोल्डन वाटरमेलन को रख देते हैं। जिसके बाद टीचर जू टीचर जाओ से कहता है टीचर जाओ क्या आप रेडी हैं? जिसमें टीचर जाओ स्माइल करके उस गोल्डन वाटरमेलन को देखते हुए टीचर जू से कहती है मुझे लगता है आप और आपके डिसेबल्स ने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि इस गोल्डन वाटरमेलन को स्पेशली मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। टीचर जाओ की ये बात सुनकर टीचर जू स्माइल करते हुए उनसे कहता है मुझे लगता है आप हमारे इस गोल्डन वाटरमेलन को देखकर पहले से ही समझ गई है कि आपकी क्लास हमसे हारने वाली है। और क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी क्लास से जीतने के लिए थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो? गोल्डन वाटरमेलन मॉन्स्टर्स की सबसे पसंदीदा खाई जाने वाली चीजों में से एक है, इसलिए जब भी कोई मॉन्स्टर इस गोल्डन वाटरमेलन को खाने के लिए आएगा तो हम लोग उसके ऊपर अटैक करके उसे मार देंगे। और अगर तुम्हें याद हो तो हमारा कंपटीशन भी यही था कि हम लोग सिर्फ उसी मॉन्स्टर का हंट करेंगे जो खुद आगे बढ़कर हमारे ऊपर अटैक करेगा। और हाँ तुम्हें एक बात बतानी तो मैं भूल ही गया, इस कंपटीशन के दौरान कोई भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। और ये कहकर टीचर जू टीचर जाओ से पूछता है कि अगर तुम्हें इन रूल्स के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या हम ये कंपटीशन स्टार्ट करें? जिसपे टीचर जाओ उससे कहते हैं तुमने अभी अभी कहा कि मॉन्स्टर को हंट करते हुए कोई भी अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसका मतलब है वो बाद में चुपके से अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक कर सकता है। ये क्या बकवास है, पहले तो तुमने कुछ और कहा था और अब तुम यहाँ आकर अपनी मर्जी से रूल्स बना रहे हो। और ये कहकर टीचर जाओ इसके लिए मना कर पाती उससे पहले ही एक बार फिर से आगे आते हुए कहता है इट्स ओके हमें तुम्हारी ये रूल्स मंजूर है। जो देखकर टीचर जाओ ली को रोकने की कोशिश करती है, पर ली उनसे कहता है टीचर आप फिक्र न करें मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर ली की टीम भी वाटरमेलन के दूसरी तरफ जाकर छुप गई थी। यहाँ पहुंचते ही निंग यू ली से कहती है मॉनिटर वो पहले से ही तैयार होकर आए थे और यहाँ पहुंचकर तो अब वो लोग अपनी मर्जी से रूल्स बना रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों को भी एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना होगा। जिसपे ली उससे कहता तुम फिक्र न करो मैंने ऑलरेडी एक प्लान के बारे में सोच रखा है, तुम दोनों बस मेरे पीछे रहकर वेट करना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मॉन्स्टर उस वाटरमेलन की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ वहाँ पे पहुंच गया था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और तभी वो जंप करता हुआ सीधा उस गोल्डन वाटरमेलन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे एक तरफ टीचर जू के डिसेबल्स और दूसरी तरफ टीचर जाओ के डिसेबल्स उसके ऊपर नजर रखे हुए थे ताकि वो मौका देकर उसे मार सके। और अभी वो मॉन्स्टर उस गोल्डन वाटरमेलन को खा पाता उससे पहले ही टीचर जू के डिसेबल्स ने आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उल्टा उसी डिसेबल के ऊपर ही अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। ये देखकर उसके बाकी दोनों साथी भी एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर भी अपने पंजों से अटैक करते हुए उन दोनों को भी पीछे की तरफ धकेल दिया था। लेकिन वो दोनों अभी भी हार नहीं मानते और वो दोनों दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड्स को बाहर निकालकर सोर्ड स्लैशेस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। जो देखकर निंग यू ली से कहती है मॉनिटर ये उस मॉन्स्टर को हमारे पास मारने का एक बहुत अच्छा मौका है, इसलिए प्लीज जल्दी से हमें ऑर्डर दें, क्योंकि अब अगर हमें देर हो गई तो वो लोग उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी कोर को हासिल कर लेंगे। जिसपे फेंग यंग भी ली से कहता है आप बस ऑर्डर करें, फिर आप देखना मैं उनके लीडर यन वो को कितनी बुरी तरह से मारता हूँ। लेकिन ली अभी भी उन्हें कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जो देखकर फेंग यंग कहता है कि मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता, और ये कहकर वो अकेला ही वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर ली उसे रोकते हुए कहता है कि तुम फिक्र न करो, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये लोग उस मॉन्स्टर को क्या उसकी एक टांग को भी नहीं पकड़ पाएंगे। और तभी हम यन वो को देखते हैं जो अपनी सोर्ड से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए अपने साथियों से कहता है तुम लोग डरो मत, इसके ऊपर अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अटैक करो, अब मैं भी देखता हूँ कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। यन वो की ये बात सुनकर उसके दोनों साथी भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन वो तीनों उसके ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक फायर तलिस्मैन आ गया था। जो देखकर उन तीनों में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चीज है। और तभी हम ली को देखते हैं जिसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस तलिस्मैन को एक्टिवेट कर दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसकी चपेट में न सिर्फ वो मॉन्स्टर आया था बल्कि उसी के साथ साथ उन तीनों डिसेबल्स की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और तभी ली ने आगे बढ़ते हुए अपने मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। और ऐसा होते ही देखते उस मॉन्स्टर की कोर ली के सामने आ गई थी और इस तरह ली ने सक्सेसफुली उस मॉन्स्टर की कोर को हासिल कर लिया था। जिसके बाद ली टीचर जो के डिसेबल से कहता है तुम सभी ने गौर से देख लिया ना कि इस मॉन्स्टर को मैंने मारा है, इसलिए ये कोर अब मेरी है। ली की ये बात सुनकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने टीचर से कहता है टीचर ये तो चीटिंग है, इस लड़के ने हम सभी को बेवकूफ बनाया है क्योंकि इसने अभी यहाँ पे मैजिक का यूज किया है। जिसपे एक दूसरा डिसेबल हैरान होते हुए कहता है पर एक बॉडी रिफाइनिंग के 7th लेवल का कल्टीवेटर इतना
इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा पावरफुल अटैक तो बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पे ली अपने तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उनसे कहता है कि झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने यहाँ पे किसी भी मैजिक का यूज नहीं किया, मैंने तो बस यहाँ पे एक तलिस्मैन का यूज किया था। क्या तुम लोग जानते हो कि तलिस्मैन क्या होता है? और तुम लोगों को क्या लगा था कि सिर्फ तुम लोग ही यहाँ पे तैयारी के साथ आए हो? मैं भी यहाँ पे अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए तो मैंने तुम लोगों के सारे रूल्स मान लिए थे। जिस पे उनमें से एक डिसेबल थोड़ा हैरान होते हुए उससे कहता है, लेकिन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें इसकी इजाजत नहीं देते कि तुम यहाँ पे एक तलिस्मैन का यूज कर पाओ। जिस पे ली उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। किसने कहा कि मैं तलिस्मैन का यूज नहीं कर सकता? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और बाकी रूल्स तो तुम लोगों ने खुद ही बनाए थे। इसलिए अगर तुम लोग भी चाहो तो तुम भी इन तलिस्मैन का यूज कर सकते हो, मैं तुम लोगों को मना नहीं करूंगा। वहीं टीचर जू भी हैरान होते हुए कहता है कि एक स्पिरिचुअल तलिस्मैन की कीमत ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार स्पिरिट कॉइंस होती है, इसलिए मैंने आज तक किसी भी बॉडी रिफाइनिंग के कल्टीवेटर को तलिस्मैन यूज करते हुए नहीं देखा। और इस लड़के ने एक तलिस्मैन का यूज ऐसे कर लिया जैसे उसके लिए ये तलिस्मैन कोई मायने ही नहीं रखता। आखिर ये लड़का है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है? लेकिन अब हम लोग इसे और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, और ये कहकर वो अपने डिसेबल यनवू से कहता है, यनवू तुम मुक्का देकर इस लड़के को डायरेक्ट ही मार देना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। जो सुनकर तो यनवू भी थोड़ा हैरान हो गया था। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जहाँ जाते हुए टीचर जू अभी भी काफी गुस्से से ली की तरफ देख रहा था, और वो ली को देखते हुए गुस्से से अपने मन में कहता है, तुम बस वेट करो, देखना बाद में मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। उसके बाद हम उन सभी को दोबारा उसी वाटरमेलन के दोनों तरफ छुपे हुए देखते हैं, जहाँ वो सभी लोग काफी देर से किसी मोस्टर के आने का वेट कर रहे थे। और तभी हम ली को देखते हैं जो यनवू के मजे लेते हुए उससे अपना पंच दिखाता है, जिसे देखकर यनवू बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन ली अपने उस पंच से बैड लक का साइन बनाते हुए यनवू को बैड लक कहने लगता है, जो देखकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो ली को कुछ भी नहीं कह पाता। और तभी निंगयू ली से पूछती है, मॉनिटर अब हम आगे क्या करेंगे? जिस पे ली यनवू के ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देखो वो लोग कितने ज्यादा सीरियस दिख रहे हैं, लेकिन तुम लोग इजी हो जाओ, क्योंकि ये मेरे लिए बस एक खेल की तरह है। तुम लोग बस इस बात का ख्याल रखना कि जब टीचर जू की क्लास हार जाए तो तुम सभी को उन्हें बुरी तरह से चढ़ाना होगा। बाकी इस कंपटीशन को जीतने की टेंशन मुझ पे छोड़ दो। और अभी वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे सेम पहले की तरह का एक मोस्टर आ गया था, जिसे देखकर ली भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, और उसने अपनी मैजिकल वेपन को भी बाहर निकाल दिया था। इसकी वजह से वो मोस्टर भी ली की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और उसने सीधा आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली भी अपने स्पीयर से उसके अटैक को रोकते हुए साइड हट गया था, और उसके बाद पीछे से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली का यह अटैक उस मोस्टर को लग पाता उससे पहले ही वो मोस्टर ब्लैक स्मोक में चेंज होकर ली के पीछे पहुंच गया था, और उसने ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली भी इसके लिए रेडी था, वो भी किसी तरह से उस मोस्टर के इस अटैक से बच गया था। और उसके बाद ली भागते हुए उस मोस्टर को वहां से थोड़ी दूर ले आता है। लेकिन तभी वो मोस्टर अपनी एक खास टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ली के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी नीचे जमीन के अंदर से निकली हुई स्पाइक्स के अंदर फंस गए थे। और इस मौके का फायदा उठाते हुए यनवू अपने साथियों से कहता है कि भले ये लड़का उस मोस्टर को नहीं हरा पाया, लेकिन अब हम लोगों को मिलकर इस मोस्टर को हराना ही होगा, क्योंकि ये हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो ली ने भी अपने मेडिकल वेपन की मदद से उन स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ली उन तीनों को देखते हुए कहता है, ओ तो तुम तीनों भी यहाँ तक आ ही गए। मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पे एक गिफ्ट तैयार करके रखा है, मुझे उम्मीद है तुम सभी को ये गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये कहकर ली ने एक बार फिर से अपने 5 तलिस्मैन को वहाँ छोड़कर खुद जंप लगाता हुआ वहाँ से भाग गया था। और वहाँ से भागते ली ने अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उस तलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर उनमें से एक डिसेबल अपनी आर्ट ऑफ फायर टेक्निक का यूज करके उस तलिस्मैन को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी देखते ही देखते उस तलिस्मैन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें एक बार फिर से उस मोस्टर के साथ साथ वो तीनों भी उस ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे, और इस बार उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं उस मोस्टर के मरते ही उसकी भी डीमन कोर वहाँ पे आ गई थी, जिसे ली ने स्माइल करते हुए आगे बढ़कर पकड़ लिया था। और तभी हम यनवू को देखते हैं, जो गुस्से से ली से कहता है, तुम्हें तो बेसिक मार्शल आर्ट्स के एथिक्स भी नहीं पता कि कैसे किसी के साथ फाइट की जाती है। जिस पे ली उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो, इस बार तो तुम लोग तैयार थे, फिर भी अब जब तुम उस मोस्टर को नहीं हरा पाए तो इसमें मेरी क्या गलती है। वहीं निंगयू और फेंग यंग दोनों वहाँ पे ली की तारीफें करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बिना ज्यादा मेहनत किए ही इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से जीत लिया था। और ली यहाँ पे यनवू को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, मेरे यकीन करो मैंने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं की। जिस पे यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से ली से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वो यनवू को मारने के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया था, और उसने आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर लगातार ली के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे। लेकिन ली बहुत ही आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसकी वजह से यनवू का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली ने उस कंपटीशन के दोनों राउंड जीतकर टीचर जू का दिया हुआ चैलेंज जीत लिया था, जो देखकर यनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अटैक कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ टीचर जाओ गुस्से से यनवू से कहते हैं तुम अपने ओपोनेंट के ऊपर अटैक करके रूल्स को तोड़ रहे हो, जिसपे टीचर जू आगे आकर टीचर जाओ के कंधे पे हाथ रखते हुए उनसे कहता है टीचर जाओ ये भी कंपटीशन का एक हिस्सा है, इसलिए आप इस फाइट को ना रोकें। जिसपे टीचर जाओ गुस्से से टीचर जू की तरफ देखते हुए कहती है तुम मुझे कोई एक्शन लेने पर मजबूर ना करो। और ये कहकर टीचर जाओ ने गुस्से से झटके से टीचर जू का हाथ अपने कंधे से हटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ यनवू अपनी सोड को लेकर काफी गुस्से से ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर निंगयू चिल्लाते हुए ली से कहते हैं मोनिटर प्लीज आप अपना ध्यान रखना। जिसपे ली उससे कहता है तुम परेशान ना हो, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहकर ली ने अपने डिफेंसिव तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से ली के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बन गई थी, जिससे टकराकर यनवू भी थोड़ा पीछे चला गया था। और ली की डिफेंसिव तलिस्मैन शील्ड को देखकर यनवू हैरान होते हुए कहता है तो तुम्हारे पास एक से ज्यादा टाइप्स के तलिस्मैन है, लेकिन आज तुम्हें ये शील्ड भी मरने से नहीं बचा सकती। और ये कहकर उसने दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन उसका ये अटैक भी शील्ड ने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। उसके बाद जब यनवू उस शील्ड के ऊपर अटैक्स कर करके थक गया था, तो वो ली को भड़काते हुए उससे कहता है अगर तुम एक असली मर्द हो तो इस शील्ड से बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो, ये तो तुम एक कछुए की तरह डर के मारे अपने शल में छुप गए हो। यनवू की ये बात सुनकर ली उससे कहता है ओ तो अब तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे शर्म दिलाना चाहता है, जो खुद बॉडी रिफाइनिंग के 9th लेवल पे होकर एक 7th लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर रहा है। एक असली मर्द तो ऐसा भी नहीं करता, वो तो हमेशा एक फेयर फाइट करता है। जिसपे यनवू दोबारा गुस्से से ली से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, आज तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और ये कहकर वो दोबारा अपनी सूट लेकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर ली ने भी अपनी डिफेंसिव शील्ड से बाहर आते हुए 2 छोटे छोटे स्टोन से यनवू के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसी के साथ ली यनवू को उन दोनों स्टोन से बचने के लिए कहता है। ली की ये बात सुनकर यनवू को ऐसा लगता है जैसे ये दोनों छोटे स्टोन्स भी उसके तलिस्मैन्स की तरह कोई वेपन है, इसलिए यनवू डर के मारे नीचे झुक गया था। इवन उसकी पूरी बॉडी भी कांपने लगी थी। लेकिन जब वो देखता है कि उन दोनों स्टोन से कुछ भी नहीं हुआ, तो ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और ऊपर से ली उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहता है क्या हुआ असली मर्द, क्या तुम इन 2 छोटे छोटे स्टोन से भी डर गए। और ये कहकर ली उसका मजाक उड़ाते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, जो देखकर यनवू खड़ा होते हुए ली से कहता है आज तुमने सबके सामने मुझे बहुत ज्यादा बुली किया है, इसलिए अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं यनवू कसम खाकर कहता हूँ उसके बाद से मैं खुद को कभी भी ह्यूमन बीइंग नहीं कहूंगा। और ये कहकर वो दोबारा गुस्से से अपनी सोड लेकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था, जो देखकर ली भी उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अब तो मैं तुम्हें ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और ये कहकर ली ने अपने फायर तलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से यनवू के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे वो फायर तलिस्मैन यनवू को लगता है तो यनवू उड़ता हुआ वहाँ से पीछे की तरफ गिरने लगता है। और उसी के साथ उस तलिस्मैन में एक ब्लास्ट भी होता है, जिसकी वजह से यनवू पीछे एक पेड़ के साथ जा टकराया था। और इसी के साथ यनवू वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर ली उससे कहता है तुम इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो सकते हो, अभी तो मैंने तुम्हें अच्छे से सबक भी नहीं सिखाया था। वहीं टीचर जू जब अपने स्टूडेंट की ये हालत देखता है तो उसे भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं यंग फेंग और निंगयू तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फेंग खुश होते हुए कहता है फाइनली हम जीत ही गए। और तभी निंगयू आगे बढ़कर ली को ग्रीट करते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहती है मोनिटर आप तो वाकई बहुत ज्यादा औसम हो। जिसपे ली कहता है ये तो बस मेरे लिए एक बहुत ही छोटी सी बात थी। और ये कहकर ली टीचर जू से कहता है अब बताओ अब तो तुमने अपनी हार मान ली है ना, इसलिए अब जल्दी से नीचे जमीन पर बैठकर कुत्तों की तरह भूखना शुरू करो। जिसपे टीचर जू कहता है ये इम्पॉसिबल है, मैं इस मैच के रिजल्ट को नहीं मानता क्योंकि तुमने इस मैच में फाउल खेलते हुए तलिस्मैन्स का यूज किया है, इसलिए मैं इस गेम को नहीं मानता। और ये कहकर टीचर जू अपने डिसेबल्स को वहाँ से चलने के लिए कहता है। और ये कहकर टीचर जू वहाँ से जा पाता उससे पहले टीचर जू उसे रोकते हुए कहती है टीचर जू आप एक मेंटोर हैं, तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही अपनी जबान से मुकरते हुए, और ये बैट तो आपने खुद सामने से आकर लगाई थी और अब आप खुद ही इसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। और ये कहकर टीचर जू सीरियस होते हुए उससे कहती है आपको क्या लगता है मैं जाओ किंग इतनी आसानी से यहाँ से आपको जाने दूंगी, जल्दी से नीचे जमीन पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको वरना तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। टीचर जाओ की ये बात सुनकर टीचर जू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग पाता उससे पहले टीचर जाओ टेलीपोर्ट होते हुए उसके सामने आ गई थी, जो देखकर वो टीचर जाओ को धमकी देते हुए कहता है ऐसा मत करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ एकेडमी के मास्टर को शिकायत लगाऊंगा। और ये कहकर टीचर जू दोबारा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर टीचर जाओ भी उसका पीछे करते हुए उससे कहती है टीचर जू रुक जाओ, तुमने अभी तक कुत्ते की तरह भूखना नहीं सीखा, तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूँ। और ये सब देखकर टीचर जू के बचे हुए दोनों डिसेबल्स बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वहीं दूसरी तरफ टीचर जू टीचर जाओ के हाथ में आ गया था और वहाँ पे टीचर जाओ जबरदस्ती टीचर जू को कुत्ते की तरह भूखने के लिए मजबूर करती है। और तभी वहाँ पे टीचर जू के भौंकने की आवाजें आने लगी थी, जिसे सुनकर तो उसके दोनों डिसेबल्स बेचारे और भी ज्यादा डर गए थे और वो दोनों डर के मारे वहाँ से पीछे हटने लगे थे। और वो दोनों ली के सामने झुकते हुए उससे कहते हैं मास्टर ली प्लीज हमें माफ कर दें और हमें यहाँ से जाने दें, ये सब तो हमारे मॉनिटर यनवू का प्लान था, उसी ने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर
कपूर किया था, जिसपे ली आगे आते हुए उन दोनों से कहता है हाँ मैं वो बात तुम्हारी समझ गया हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं एक रूल पसंद आदमी हूँ, इसलिए अब तुम्हें अपनी बेट को तो पूरा करना ही पड़ेगा, इसलिए अब तुम दोनों जल्दी से अपनी बेट को पूरा करो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ली की ये बात सुनकर वो दोनों डिसेबल्स वहाँ पे धीरे धीरे कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं, जो देखकर ली उनसे कहता है ये क्या बकवास है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, ऊंचा ऊंचा भौंको। उसके बाद तो वो दोनों बेचारे वहाँ पे सही कुत्तों की तरह आवाजें निकालने लगते हैं और इसी के साथ ली ने टीचर जू की क्लास को एक बहुत अच्छा सबक सिखा दिया था। उसके बाद अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली और उसके साथी जितने की खुशी में पार्टी मना रहे थे और उनकी टेबल पे अलग अलग और डिलीशियस खाना रखा हुआ था, जिसे वो तीनों मजे से खा रहे थे। और निंग यू ली की तारीफ करते हुए उससे कहती है मॉनिटर आप हमारी क्लास के अब तक के बेस्ट मॉनिटर हैं। और उसके बाद वो तीनों चेस करते हुए मजे से वाइन पीने लगे थे, लेकिन यंग फेंग तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था। वो अपना ली का गिलास दोबारा उसी वक्त भर देता है और उसी के साथ वो ली की तारीफ करते हुए कहता है अगर आज के कंपटीशन में तुम नहीं होते तो हम लोग आज फिर से टीचर जू की क्लास से बहुत ही बुरी तरह से बुली होने वाले थे। आज पहली बार सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ। और ये कहकर यंग फेंग एक के बाद एक काफी सारे वाइन के गिलास पी जाता है, जो देखकर ली भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है इस लड़के की ड्रिंक करने की कैपेबिलिटी वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, इवन मैं भी एक साथ इतनी ड्रिंक नहीं कर सकता। और ये कहकर ली भी दोबारा मजे से अपनी वाइन पीने लगता है और वो अपने साथियों से कहते हैं आज जो कुछ भी हुआ है वो सब बस मेरे लिए एक नॉर्मल बात थी, इसलिए तुम लोग उसे लेकर ज्यादा मत सोचो और मजे से ये खाना एंजॉय करो। जिसपे निंग यू दोबारा ली की तारीफ करते हुए उससे कहती है मिस्टर ली आप तो वाकई बिल्कुल एक हीरो की तरह हैं, अब तो मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई है। और अभी वो तीनों इसी तरह से खाना खाते हुए आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उस होटल में एक हंटर की नजर निंग यू के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर तो वो निंग यू की खूबसूरती में ही खो गया था, क्योंकि निंग यू देखने में वाकई बहुत ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उस हंटर को एक परी की तरह नजर आ रही थी। और वो खुश होते हुए अपने मन में कहता है ऐसी ब्यूटी तो मैंने टैनफेंग सिटी में आज से पहले कभी नहीं देखी। और ये कहकर वो हंटर निंग यू के पास जाते हुए उससे कहता है ओ तुम्हारी टेबल पे तो ऑलरेडी काफी सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इन सब में से सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और इन बातों के दौरान ही उसने अपना हाथ निंग यू के कंधे के ऊपर रख दिया था, जिसे निंग यू गुस्से से हटा देती है, जो देखकर वो हंटर उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ आकर मेरे टेबल पे नहीं बैठोगी। और ये कहकर वो निंग यू के साथ ठरकियों की तरह बातें करने लगता है, जैसे पुरानी फिल्मों में शक्ति कपूर किया करता था। ये देखकर निंग यू गुस्से से उससे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ अब यंग फेंग तो पूरी तरह से नशे में डूब चुका था और ली उस हंटर को देखते हुए कहता है इसकी ड्रेस और इससे आ रही ब्लड की स्मेल को देखकर मुझे लगता है ये जरूर एक हंटर है। वही वो हंटर अभी भी निंग यू को पीछे नहीं छोड़ रहा था और वो लगातार अपनी घटिया बातों से निंग यू को तंग किए जा रहा था, जो देखकर ली बीच में आकर उसे रोकता है। और ली को खुद को इस तरह से रोकते हुए देखकर वो हंटर काफी गुस्से से ली की तरफ देखने लगा था, लेकिन ली यहाँ पे नाटक करते हुए उससे कहता है तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारे एक छोटे भाई की तरह हूँ और अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम हमारी टेबल पर बैठकर खाना क्यों नहीं खाते। और ये कहकर ली उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी टेबल वाली चेयर के ऊपर बिठाता है। ये देखकर वो हंटर ली से कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें अच्छे से पता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तुम शायद जानते नहीं हो पर मैं टैनफेंग सिटी के पॉइजनस स्कॉर्पियंस के ग्रुप का मेंबर हूँ, जिसे टैनफेंग सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप माना जाता है, इसलिए अब जल्दी से मुझे खाना खिलाओ और उसके बाद इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। जिसपे ली खाने की एक डिश उठाते हुए उससे कहते हैं प्लीज सर पहले आप ये खाना खाइए, उसके बाद हम आराम से ये बातें कर लेंगे। जिसपे वो हंटर ली से पूछता है क्या तुम मुझे ये खाना खिलाकर ट्रिब्यूट देना चाहते हो। जिसपे ली वो खाने की डिश उसके मुंह पे मारते हुए कहता नहीं मैं तुम्हें इससे मजा चखाना चाहता हूँ। वहीं अचानक हुए इस अटैक की वजह से वो हंटर वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था और वो गुस्से से खड़ा होते हुए ली से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ एक्शन लेने की, क्या तुम अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो जो तुम हमारे पॉइजनस स्कॉर्पियंस ग्रुप के साथ पंगा ले रहे हो। जिसपे ली उसे कहता है ये छोड़ो और ये बताओ कि खाना कैसा था, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस तरह का और भी काफी सारा खाना खिला सकता हूँ। ली की ये बात सुनकर उस हंटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने गुस्से से वहाँ पे अपनी सोड को बाहर निकाल लिया था। और ये देखकर निंग यू को भी ली की फिक्र होने लगी थी, जिसपे ली उससे कहता है तुम मेरी फिक्र न करो और तुम वापस अकेडमी चले जाओ, मैं ऐसे संभाल लूंगा। वहीं निंग यू भी अब ली की पावर्स देख चुकी थी, इसलिए उसे भी ली के ऊपर पूरा यकीन था, इसलिए वो ली को केयरफुल रहने का कहकर फेंग को उठाते हुए वापस अपनी अकेडमी की तरफ जाने लगती है। और तभी उस हंटर ने अचानक ही आगे बढ़ते हुए ली के ऊपर अपनी सोड से अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे ली भी काफी तेजी से मूव करता हुआ उसके इस अटैक से बच गया था। जिसके बाद वो उस हंटर का मजाक उड़ाते हुए कहता है ओहो मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा डर गया। लेकिन ये बात सुनकर उस हंटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए एक तीर से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ली ने उस तीर से बचते हुए उल्टा उस तीर को ही पकड़ लिया था। और जब ली उस तीर को गौर से देखता है तो ली हैरान होते हुए कहता है ये तो सेम बिल्कुल उसी तरह का तीर है जिससे उस किलर ने मेरे विला के अंदर मेरे ऊपर अटैक किया था, इसका मतलब है वो भी पॉइजनस स्कॉर्पियंस ग्रुप का मेंबर था। जिसपे वो हंटर उसे कहते हैं ओ तो तुम पहले भी हमारे ग्रुप की नजर में आए हुए हो, इसलिए अब तो तुम मरना पक्का डिजर्व करते हो। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ली ने आगे बढ़ते हुए उसी किलर के तीर से ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन एंड टाइम पे उस किलर ने अपनी सूट को बाहर निकालते हुए ली के इस अटैक को रोक लिया था और उसी के साथ उसने ली को पीछे की तरफ पुश कर दिया था, जो देखकर ली ने गुस्से से उस तीर से डायरेक्टली उस किलर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो किलर ली के इस अटैक से बहुत ही आसानी से बचते हुए उससे कहता है, तुम्हारे जैसे एक 7th लेवल के कल्टीवेटर की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। उस किलर की ये बात सुनकर ली अपने डिफेंसिव तलिस्मैन को बाहर निकालकर उसे एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर वो किलर ली का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है, ओहो तो तुम्हारे पास डिफेंसिव तलिस्मैन भी है। एक मामूली तलिस्मैन की कीमत ऑलमोस्ट 200 स्पिरिट कॉइंस होती है, लेकिन तुम इस तलिस्मैन को बिना किसी परेशानी के यूज कर रहे हो। इसका मतलब है तुम काफी ज्यादा रिच हो, पर अब तुम ज्यादा देर रिच नहीं रहने वाले, क्योंकि अभी मैं तुम्हें मार कर तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। और ये कहकर उस किलर ने आगे बढ़ते हुए काफी अग्रेसिवली अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन ली ने भी अपने डिफेंसिव तलिस्मैन का यूज करते हुए किसी तरह से उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन यहाँ पे ली ने उसके अटैक को तो रोक लिया था, लेकिन उस अटैक के प्रेशर की वजह से ली एक बार फिर से काफी पीछे आ गया था, जो देखकर अब की बार ली भी गुस्से से अटैकिंग मोड में आ गया था और उसने उस किलर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने मैजिकल स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर वो किलर एक बार फिर से खुश होते हुए कहता है, नाइस नाइस, तुम्हारे पास वाकई काफी सारे अच्छे ट्रायल्स मौजूद हैं। तो अब तुम्हारे इन ट्रायल्स को देखकर मेरा मूड थोड़ा बदल गया है, इसलिए अब जल्दी से अपने ये सारे ट्रायल्स मेरे हवाले कर दो, उसके बाद हो सकता है मेरा मूड बदल जाए और मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। उस किलर की ये बात सुनकर ली भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने मैजिकल वेपन में ट्रांसफर करते हुए उससे कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मेरे ट्रायल्स को छीन के दिखाओ, जिसपे वो किलर कोल्ड टोन में ली से कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। और ये कहकर उसने दोबारा आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से ली के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इस बार ली ने भी अपने मैजिकल स्पीयर को आगे करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था। ये देखकर उस किलर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक के बाद एक लगातार ली के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक्स करने लगता है, लेकिन ली भी किसी तरह उसके सभी अटैक्स को रोके जा रहा था। और तभी उस किलर ने अचानक आगे बढ़कर ली के ऊपर अटैक करके उसके मैजिकल स्पीयर को पीछे की तरफ फेंक दिया था और अब ली बिल्कुल निहत्था हो गया था, जो देखकर ली वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए ली के गले के ऊपर अपनी सोर्ड रखते हुए उससे कहता है, ओ तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो या अभी भी तुम्हारे पास कोई और ट्रायल बचा है जिसका तुम मेरे ऊपर यूज करने वाले हो। उस किलर की इन बातों के दौरान ली ने पीछे मुड़कर उसकी सोर्ड को पकड़ लिया था और ली उसकी सोर्ड को पकड़ते हुए उससे कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं तुम्हें अपने सारे ट्रायल्स दे दूंगा। जिसपे वो किलर गुस्से से ली से कहता है, तो अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से अपने सभी ट्रायल्स मेरे हवाले करो। जिसपे ली ने अपने सभी फायर तलिस्मैन उस किलर की सोर्ड के ऊपर लगा दिए थे और उसके बाद ली एक डेविल स्माइल करते हुए उस किलर से कहता है, तुम्हें मेरे सारे ट्रायल्स चाहिए थे ना, तो मैं एक साथ ही तुम्हें ये सारे दे रहा हूँ। और ये कहते हुए ली ने अपनी फायर तलिस्मैन्स की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर वो किलर घबराते हुए ली से कहता है, लड़के क्या तुम पागल हो गए हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे साथ साथ तुम भी यहाँ पे मारे जाओगे। लेकिन ली उसे कोई भी जवाब नहीं देता और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो किलर उड़ते हुए पीछे जा गिरा था और उसकी हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन ली अपनी हेवनली बॉडी का यूज करते हुए किसी तरह इस ब्लास्ट से बच गया था और उसके बाद ली उस किलर की हालत देखते हुए कहता है, इन तलिस्मैन्स के ऊपर मेरे हजारों स्पिरिट कॉइंस खर्च करना बर्बाद नहीं गया, इन सभी तलिस्मैन्स ने अब तक मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और उसके बाद ली उसी किलर का तीर उठाकर धीरे धीरे उस किलर की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो किलर गुस्से से ली से कहता है, बच्चे तुमने मेरे ऊपर अटैक करके पॉइजनस स्कॉर्पियन मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा लिया है, अब मेरा ग्रुप तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ली उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि मुझे इस तीर के बारे में बताओ, लेकिन वो किलर ली को कुछ भी बताने से मना कर देता है, जो देखकर ली वही तीर उसकी आंख के ऊपर रखते हुए उससे कहता है, जल्दी जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगा। ली की ये बात सुनकर वो किलर भी डरते हुए उससे कहता है, रुको रुको मैं बताता हूँ, ये कस्टमाइज मील एरो है जिसे हमारे मिशनरी ग्रुप के मेंबर्स यूज करते हैं। जिसपे ली उससे कहता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि क्या हाल ही में तुम्हारे मिशनरी ग्रुप को कोई ऐसा मिशन मिला है जिसमें तुम लोगों को की रिफाइनिंग के 7th लेवल के कल्टीवेटर को मारना था और उस कल्टीवेटर का नाम ली टियान था। जिसपे वो किलर घबराते हुए यहाँ में अपना सर हिलाता है, जो देखकर ली उससे पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप को ये मिशन किसने दिया है। जिसपे वो किलर डरते हुए ली को एक नाम बताता है। अब ये नाम क्या था ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। उस किलर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ली चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो किलर डरते हुए पीछे से ली से कहता है कि प्लीज ये बात किसी को भी ना बताना कि मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दी थी। उस किलर की ये बात सुनकर ली ने उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे बेहोश कर दिया था और उसके बाद ली अपने मैजिकल वेपन को लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हमें ली के विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे निंगयू ने घबराते हुए टीचर जाओ को भी बुला लिया था और उसी के साथ उन्हें वहाँ पे सारी बात भी बता दी थी कि उनके साथ रेस्टोरेंट में क्या हुआ था और इसी वजह से वो दोनों ली की विला में आई हुई थी। लेकिन ली तो अभी तक भी वहाँ पे नहीं पहुंचा था, जो देखकर निंगयू घबराते हुए अपने टीचर से कहती है, टीचर मॉनिटर तो अभी तक भी नहीं आए, वो ठीक तो होंगे ना। जिसपे उसकी टीचर भी उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि भले ही मिशनरी ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन हमारा ली भी बहुत ज्यादा चालाक है, पर अभी फिर भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि उन दोनों में से कौन जीता होगा। अपनी टीचर की ये बात सुनकर बेचारी निंगयू रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मॉनिटर को कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। निंगयू की ये बात सुनकर टीचर जाओ को भी अब ली की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो निंगयू से कहती है कि तुम यही रुको, मैं ली को ढूंढने के लिए जाती हूँ। और अभी टीचर जाओ वहाँ से
से जा ही रही थी कि तभी ली मजे से गाना गाते हुए अपने विला के अंदर इंटर कर रहा था और उसी के साथ साथ वो बारबेक्यू भी एंजॉय करता हुआ आ रहा था। और ली को सही सलामत देखकर वो दोनों चैन की सांस लेती हैं। और उसके बाद ली वहाँ पे एक बार फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है कि भूलना मत, मैं तुम्हारी क्लास का सबसे बेस्ट मॉनिटर हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद वो तीनों इसी तरह से बातें करते हुए सोने के लिए चले गए थे और सोने से पहले ली अभी भी उसी गिलर के बताए हुए नाम के बारे में सोच रहा था। और ये सोचते हुए ली खुद से ही कहता है कि मैं तो बस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, तो फिर ये मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। और ये कहकर ली एक एक करके अपनी सभी दुश्मनों को याद करते हुए कहता है कि आखिर ये सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या ये सभी लोग मुझसे जलते हैं। और उसके बाद ली अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि मेरे पिता ने कहा था कि फ्यूचर में मेरी ये हेवनली बॉडी अपग्रेड हो जाएगी, पता नहीं अब मुझे उसके लिए और कितना ज्यादा वेट करना होगा। और ये कहकर ली खुद से ही कहता है मुझे लगता है अभी मुझे इन बातों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे जो कुछ मिलना हुआ वो अपने टाइम पे मिल ही जाएगा। और ये कहकर ली इन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ मजे से वहाँ पे चुपचाप सो गया था। उसके बाद हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिशनरी ग्रुप के लोग तहकीक करने के लिए आए हुए थे। और मिशनरी ग्रुप की एक लड़की अपने साथी को देखते हुए कहते हैं ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इससे अपना बदला लिया है। जिस पे उस लड़की के साथ आया वो मिशनरी ग्रुप का एक दूसरा मेंबर कहता है चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसने हमारे मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा लेकर अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर वो अपनी उसी साथी लड़की से कहता है जल्दी से उसके बारे में पता करो कि हमारे मेंबर को किसने मारा है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली अपनी एकेडमी की तरफ जा रहा था और वो वहाँ जाते हुए खुद से ही कह रहा था कि मेरे पास अब सिर्फ 2 ही तलिस्मैन बचे हैं, मुझे दोबारा पवेलियन हाउस जाकर उनको खरीदना होगा। और ये सब सोचते हुए ली टीचर जू वाली क्लास की तरफ चला गया था, जिसे देखकर टीचर जू की क्लास के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो लोग बेचारे डर के मारे ली को अंदर आने के लिए कहने लगते हैं। लेकिन ली जल्दी से वहाँ से भागता हुआ अपनी क्लास की तरफ निकल गया था, जो देखकर टीचर जू के स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर इसे अचानक से क्या हुआ। उसके बाद ली जैसे ही अपनी क्लास में एंटर करता है तो टीचर जू अपनी सभी डिसेबल्स को कल वाली विक्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि कल हम लोग सिर्फ ली की वजह से ही जीत पाए थे, इसलिए हमें ली के ऊपर गर्व है। और ये कहकर टीचर जू वहाँ पे ली के लिए ताली बजाने लगती है, जो देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी ली के लिए ताली बजाने लगे थे और उसी के साथ वो सभी ली की तारीफें भी करने लगे थे, जो सुनकर ली वहाँ पे एक बार फिर से चौड़ा हो गया था और वो खुद ही अपनी तारीफें करने लगा था। जो देखकर टीचर साहब उसे डांटते हुए कहते हैं कि उसी के साथ साथ मैं तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि आपसे कभी भी दोबारा जज्बाती होकर कोई फैसला मत लेना। जिस पे ली कहता है ओके टीचर। और उसके बाद टीचर साहब अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि अब बातें बंद करो, अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। जो सुनकर ली खुद से ही कहता है ये टीचर साहब ने मेरी तारीफ की थी या बेइज्जती की थी। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पवेलियन हाउस की एक सर्वेंट सफाई कर रही थी और तभी मिशनरी ग्रुप की वही लड़की जो पहले रेस्टोरेंट में भी गई थी वो यहाँ पवेलियन हाउस के अंदर भी आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जो देखकर वो सर्वेंट लड़की उसके पास आकर उसे ग्रीट करती है, जिसपे मिशनरी ग्रुप की लड़की उस सर्वेंट लड़की को एक पल के लिए अपनी मिशनरी ग्रुप का टैटू दिखाती है, जिसे देखकर वो सर्वेंट लड़की थोड़ा डर गई थी। और तभी पवेलियन हाउस की मैनेजर रोंग वहाँ आकर मिशनरी ग्रुप की लड़की को ग्रीट करते हुए उससे पूछती है मैडम आपको क्या चाहिए। और इसी के साथ मैनेजर रोंग अपनी सर्वेंट को वहाँ से भेजते हुए उससे कहती है कि मैं खुद सर्व करूंगी, तुम जा सकती हो यहाँ से। और तभी मिशनरी ग्रुप की वो लड़की मैनेजर रोंग से कहती है कि मैं यहाँ पे उन चीजों का पता करने के लिए आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट कुछ दिन पहले हमारे मिशनरी ग्रुप ने आपके पवेलियन हाउस से की थी। और ये कहकर वो लड़की एक सिक्कों की भरी हुई पोटली मैनेजर रोंग की तरफ फेंकते हुए पवेलियन हाउस को काफी गौर से देखने लगती है, जिसपे मैनेजर रोंग झूठ बोलते हुए उस लड़की से कहती है कि मैं आपके मिशनरी ग्रुप को पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी शॉप में एलेक्जेस और तलिस्मैन्स का लिमिटेड स्टॉक ही आता है, इसलिए मैं आपके मिशनरी ग्रुप को एक्स्ट्रा तलिस्मैन्स और एलेक्जेस कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। जिसपे वो लड़की पवेलियन हाउस की एक दीवार के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा पवेलियन हाउस टियानफेंग सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस है और इसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी हाई लेवल का तलिस्मैन और एलेक्जेस नहीं है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। और ये कहकर वो लड़की उसी दीवार के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस दीवार में क्रैक्स आ गए थे। लेकिन वो लड़की यहाँ पे भी नहीं रुकती और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सामने वाले पिलर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और उसके बाद वो मैनेजर उनको कोल्ड लुक देते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कह रही हो मैं उसके ऊपर यकीन कर लूंगी। जिसपे मैनेजर थोड़ा हड़बड़ाते हुए उससे कहती है मिस आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा और भला मैं आपसे झूठ बोलने की गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ। और ये कहकर मैनेजर उस सर्वेंट लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं अभी भी आपसे वही कहूंगी जो लास्ट टाइम कहा था कि हमारा अगला स्टॉक बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इस बार मैं खुद ही वो सारी चीजें आपके मिशनरी ग्रुप में डिलीवर करवा दूंगी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। और ये कहते हुए मैनेजर रोंग ने उस लड़की को एक जेड ब्रेसलेट पहना दिया था ताकि वो वहाँ पे और ज्यादा गड़बड़ ना करे। और उसी के साथ मैनेजर रोंग उसे रिक्वेस्ट करते हुए भी कहती है प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जिसपे वो लड़की कहती है ओके ओके ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे कुछ और भी पूछने के लिए आई हूँ। पिछली रात किसी ने हाई ग्रेड तलिस्मैन का यूज करके हमारे मिशनरी ग्रुप
ग्रुप के एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया है। तो इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल ही में आपके पवेलियन हाउस से एक साथ काफी सारे हाई ग्रेड के तलिस्मैन और सील्स को खरीदा है, जिस पे मैनेजर मुझसे कहते हैं कि हमारा पवेलियन हाउस सेलिंग के दौरान किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी को चेक नहीं करता और पिछले कुछ दिनों में टियानफेंग सिटी में न जाने कितने ही लोगों ने हाई ग्रेड के तलिस्मैन बाय किए हैं। इसलिए मुझे लगता है उन कई 100 लोगों में से किसी एक पर्सन को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैनेजरों की ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है ओके छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो जितना जल्दी हो सके इस बारे में हमारी मिशनरी ग्रुप को इन्फॉर्म कर देना। पर अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस पवेलियन हाउस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारा ये पवेलियन हाउस कभी भी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। जिस पे मैनेजर से ग्रीट करते हुए कहती है ओके ओके मैं समझ गई। और ये कहते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई थी। और वो लड़की जब वहाँ से जा रही थी सेम उसी टाइम ली पवेलियन हाउस के अंदर जा रहा था और वो लड़की ली को काफी गौर से देखते हुए चुपचाप उसके पास से निकल गई थी। वहीं ली भी उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा इवल थी। और ये कहते हुए ली भी पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था, जहाँ ली पवेलियन हाउस की हालत देखकर शौक होते हुए मैनेजर से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, क्या आपके पवेलियन हाउस में चोरी हुई है। जिस पे मैनेजर आगे आकर ली से कहती है मिस्टर ली प्लीज हमें माफ कर दें, आपको हमारे पवेलियन हाउस को इस तरह से देखना पड़ रहा है, लेकिन आप इस बारे में छोड़िए और प्लीज मेरे साथ आइए। और ये कहकर मैनेजर उसे एक जगह पे बिठाते हुए उसे सारी बात बताती है कि असल में ये सब मिशनरी ग्रुप की एक लड़की ने किया है और क्योंकि मिशनरी ग्रुप के पास बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए उनकी तादाद ही उनकी ताकत है, जिसकी वजह से वो लोग सरेआम टियानफेंग सिटी में गुंडागर्दी करते हैं और वो सिटी के सारे छोटे बड़े शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन से हर महीने प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। प्रोटेक्शन मनी जिसे हमारी जुबान में हफ्ता कहते हैं। और मैनेजर अपनी बात जारी रखते हुए ली को बताती है कि इनसे बचने के लिए हमें भी मजबूरन इन्हें प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। मिशनरी ग्रुप का नाम सुनकर ली अपने मन में कहता है कि फिर से मिशनरी ग्रुप। वहीं मैनेजर रोंगो से बताती है कि आज भी मिशनरी ग्रुप की एक लड़की यहाँ आकर हाई ग्रेड के तलिस्मैन और अलेक्जेस की मांग कर रही थी और अब तो उनके सामने हमारा पवेलियन हाउस पूरी तरह से मजबूर हो गया है। अब तो बस हमें तब तक यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा जब तक मिशनरी ग्रुप के हेडक्वार्टर से कोई यहाँ आकर छानबीन नहीं करता। जिसपे ली मैनेजर रोंग से कहता है कि अगर मिशनरी ग्रुप की पावर तादाद की वजह से है तो क्यों ना आप टियान चेन ऑफ चैम्बर के साथ हाथ मिला लें और जब मिशनरी हेडक्वार्टर से वो कुछ पावरफुल लोग आएंगे तब आप सब लोग मिलकर मिशनरी ग्रुप को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आइडिया पहले आपको भी आया होगा, तो उसके बावजूद भी आप इस मिशनरी ग्रुप से बुली क्यों हो रही है। जिसपे मैनेजर रोंग ली से कहती है यंग मास्टर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। मिशनरी ग्रुप एक बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन की तरह है और हम लोग एक छोटे से स्नेक की तरह है। हम चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लें लेकिन हम उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसी के साथ हम हेडक्वार्टर में भी रिक्वेस्ट भेजे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बस हमसे ये कहा था कि वो यहाँ पे अपने कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजकर छानबीन करवाएंगे और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी उनके मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। जिसपे ली गुस्से से कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सिटी के लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। जिसपे मैनेजर ली को बताती है कि सिटी लोग खुद उनके मिशनरी ग्रुप से डरते हैं, इसलिए वो भी इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। और ये कहकर मैनेजर एक लंबी सांस छोड़ते हुए ली से कहती है चलो छोड़ो इन बातों को, ये सब तो अब हमें यहाँ रहकर झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार हमने आपके लिए एक ऐसी खास चीज मंगवाई है जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। और मैनेजर कैसा कहते ही वो सर्वेंट लड़की वहाँ पे ली के लिए कुछ टाइल्स लेकर आती है जिनमें 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी रिफाइनिंग की पिल्स भी थी, जो देखकर ली भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और मैनेजर उन पिल्स के बारे में ली को बताते हुए कहती है कि ये तीनों हाई लेवल की बॉडी रिफाइनिंग पिल्स है जो कि हमारे पवेलियन हाउस के सीनियर अल्केमिस्ट ने स्पेशली आपके लिए रिफाइन की है। और मैं आपको बता दूं कि इस बॉडी रिफाइनिंग की एक पिल का असर नॉर्मल बॉडी रिफाइनिंग की पिल से 10 गुना ज्यादा है। ये सुनकर तो ली इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने अपना हेवनली कार्ड निकालते हुए मैनेजर रोंग की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे मैनेजर रोंग ने भी एक ही झटके में पकड़ लिया था। और ली उन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स और तलिस्मैन्स को देखकर अभी भी मिशनरी ग्रुप के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो खुद इसके बारे में छानबीन करने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम ली को मिशनरी यूनियन के अंदर देखते हैं, जहाँ पहुंचकर ली खुद से ही कहता है कि लोग कहते हैं कि ये जगह इस सिटी की सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये इस सिटी की सबसे सेफ जगह है। और ये कहकर ली मिशनरी यूनियन के मैनेजर के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या आपका मिशनरी यूनियन अभी भी लोगों को भर्ती कर रहा है। जिसपे वो मैनेजर ली को बताता है कि यहाँ पे हर वक्त और हर तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है, लेकिन पहले तुम्हें हमें अपना पावर लेवल बताना होगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि तुम्हें भर्ती करना है या नहीं। जिसपे ली उस मैनेजर से पूछता है कि मिशनरी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका कम से कम लेवल कौन सा होना चाहिए। जिसपे वो मैनेजर गुस्से से ली से कहता है बच्चे तुम्हारे जैसे एक स्कूल के बच्चों से इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर तुमने गलती से मिशनरी ग्रुप को छेड़ दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ साल पहले टियानफेंग सिटी के अंदर एक फैक्टनरी ग्रुप था जो मिशनरी ग्रुप का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब भी सिटी के अंदर मिशनरी ग्रुप को कोई भी नहीं हरा सकता। ओके, अब तक तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है, इसलिए बच्चे अब जल्दी से वापस अपने स्कूल जाओ। फैक्टनरी ग्रुप का नाम सुनकर ली थोड़ा हैरान होते हुए उस मैनेजर से पूछता है कि फैक्टनरी ग्रुप क्या ये भी मिशनरी ग्रुप की तरह ही है। जिसपे वो मैनेजर थोड़ा हैरान होते हुए ली से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रदरहुड ऑफ एसएसएस के बारे में कुछ भी नहीं पता। 3 साल पहले मिशनरी ग्रुप ने फैक्टनरी ग्रुप को टियानफेंग सिटी से पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उस वक्त जो लोग फैक्टनरी ग्रुप में बचे थे उन्होंने भी अपने टैटू को चेंज करते हुए मिशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और ये सारी बातें जानने के बाद ली भी मिशनरी यूनियन से बाहर आ गया था और वो बाहर आकर अपने मन में कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन ये ब्रदरहुड ऑफ एसेसिन्स क्या है, मुझे अभी भी इसके बारे में किसी से पता करना होगा। और तभी हम आप
पे मिशनरी ग्रुप के 2 मेंबर्स को देखते हैं जो ली को देखकर गुस्से से कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे मिशनरी ग्रुप के बारे में इंक्वायरी करने की। मुझे लगता है ये लड़का जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए हमें इसे अभी के अभी ही मार देना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से ली को मारने के लिए आगे बढ़ पाते उससे पहले ही ली उन दोनों के पीछे से आते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो। ली की ये बात सुनकर वो दोनों सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कोई एक्शन ले पाते उससे पहले ही ली ने काफी तेजी से मूव करते हुए उन दोनों के ऊपर एक सील तलिस्मैन लगा दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों पूरी तरह से अपनी जगह पे जम गए थे और ली के सील तलिस्मैन की वजह से अब वो दोनों चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर ली उन दोनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था, जो देखकर उनमें से एक पर्सन ली से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, बिग ब्रदर प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ली की मार की वजह से उसका एक साथी तो बेचारा वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर ली अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए उस सोल्जर से कहता है कि अगर तुम अपनी हालत इसके जैसे नहीं करवाना चाहते तो मेरे सारे सवालों के साथ साथ जवाब देना। जिस पे वो सोल्जर डर के मारे ली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, ओके ओके ब्रदर प्लीज आप पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। जिस पे ली उसके काफी पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मिशनरी ग्रुप के मेंबर हो। जिस पे वो सोल्जर डर के मारे में अपना सर हिलाता है। जिसके बाद ली उसे पूछता है कि 3 साल पहले जो ब्रदरहुड बैटल हुई थी क्या तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जिस पे वो सोल्जर डरते हुए कहता है, हाँ मैंने भी उस बैटल में पार्टिसिपेट किया था और उस बैटल में मेरी जिम्मेदारी घरों की तलाशी लेने और टाइल्स को कलेक्ट करने की थी, पर मैंने उस बैटल में किसी भी एक भी सिंगल पर्सन को नहीं मारा था। जिस पे ली अपना मैजिकल वेपन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उससे पूछता है कि क्या अभी भी टियानफेंग सिटी के अंदर कोई फैक्टनरी ग्रुप का मेंबर मौजूद है। जिस पे वो सोल्जर डरते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि फैक्टनरी ग्रुप का लीडर और डिप्टी लीडर दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए थे और उसी के साथ उनके कोर अल्केमिस्ट की आइडेंटिटीज भी अभी तक नहीं मिली। इसका मतलब है अभी भी वो लोग छुपकर यहाँ पे रह रहे होंगे। और सोल्जर की ये बात सुनकर ली ने अपने मैजिकल वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी बेहोश कर दिया था। और उसके बाद ली वहाँ से जाते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है फैक्टनरी ग्रुप भी इस मिशनरी ग्रुप नाम के कैंसर को टियानफेंग सिटी से रिमूव करना चाहता था और अब अगर मुझे मिशनरी ग्रुप को इस सिटी से खत्म करना है तो मुझे फैक्टनरी ग्रुप की मदद लेनी होगी और उसके लिए सबसे पहले मुझे ब्रदरहुड को ढूंढना होगा। और ये कहते हुए ली भी वहाँ से चला गया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।